हेलो 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 मेरी प्यारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपा शर्मा और मेरी प्यारी बच्चों कैसे हैं आप लोग। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुगातिका, ए राय, खुशी, मिथिलेश, यशराज, आर्यन, निशिका, हर्ष, लकी, नितिका, हाय हाय अर्नव, हाय अफीफा। इतने दिनों बाद मिले मैम आपसे। हाँ, बहुत दिन हो गए। गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई हमारी क्लासेस जो हैं वो बड़े टाइम से कैंसिल हो रही थी। एक ही आई गेस लेक्चर हमारा, हाँ पिछले वीक वाला हमारा लेक्चर जो है वो कैंसिल हो गया, तो हम लोग नहीं मिल पाए। बट आज जो है हम लोग मिल गए हैं। हाय कृति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शायद मेरी क्लास विजिबल नहीं है। उन बच्चों को आप लोग लिख सकते हो कि वो एक बार रीस्टार्ट करेंगे क्लास को, तो शायद मैं दिख जाऊंगी उन्हें। बेबी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाय यशिका। अच्छा, यशिका तो किसी और को हाय बोल रही है। दिया, सीक्रेट टाइटन, आकाशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होगे। एंड टुडे वी आर रेडी टू डू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अतिथि गेस्ट पार्ट 1। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ पोएम। एक पोएम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जो है हमने अपना मैकबेथ भी स्टार्ट कर दिया है, और मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 1 जो है हम लोग कर चुके हैं। हाय उदेश्य, हेलो अंकित, हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ ठीक है, उठी होगी तो जरूर मिलेंगे। तो अतिथि गेस्ट जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अतिथि गेस्ट जो है उसे हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स हम लोग समझेंगे। मतलब मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा ये चैप्टर, इतना अच्छा लगा मुझे ये चैप्टर। एमसीक्यूज भी हम उससे रिलेटेड जो है वो करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिया। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, और वो सजेशन मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही दे रही हूँ कि ना, ये जो चैप्टर है ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक और चैप्टर जो है हमने पढ़ा था क्लास 9 में, दैट इज छुट्टी। ठीक है, छुट्टी पढ़ा था हमने, छुट्टी पढ़ा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का होम कमिंग। होम कमिंग जो है मैंने तब बच्चों को सजेस्ट किया था, अगर तुम लोग भी मुझसे पढ़ते थे तब रेडियंट बैच में, तो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा यूट्यूब पे जाकर उसको जरूर पढ़ना। यूट्यूब पे जो है वो चैप्टर, मतलब यूट्यूब पे नहीं, मैंने आपको बोला था कि नेटफ्लिक्स पे स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अवेलेबल है, जाकर उसको आप लोग देख देना। लेकिन अभी मैंने चेक करा कि नेटफ्लिक्स पे से जो है वो हट गई है स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने उसे बहुत ढूंढा और मुझे फाइनली जाकर वो यूट्यूब पे ही मिल गई। ठीक है, एक एपिक चैनल था, एपिक चैनल पे हुआ करते थे, बट अब जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, और छुट्टी के साथ साथ ये वाला चैप्टर ये भी है वहां पर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को यूट्यूब पर जो है वो जाना है, और यूट्यूब पर आप लोग चेक करोगे अपना स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और वहां जो है आप लोग लिख दोगे अतिथि। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर और अतिथि, वो एपिक चैनल वाला ये पूरी की पूरी स्टोरीज देखिए ना, बड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा जो है ये खूबसूरत सा चैप्टर जो है मुझे लगा, और ये चैप्टर जो है हमें बहुत सारी चीजें जो है ये सिखाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग इतनी अच्छी है, इसमें इतना ज्यादा इमेजरी का यूज है, इसमें कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन इतना ब्यूटीफुल है, कैरेक्टर आर्क यहाँ पर जो है चारू शशि का जो कैरेक्टर आर्क हम लोग देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चारू शशि के कैरेक्टर को जो है हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन आप लोग जो है जाकर ये स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अतिथि जो है ये पूरा इसका जो ड्रामेटाइजेशन है इस वाली स्टोरी का वो बहुत अच्छा है। जो इसमें लड़के ने कैरेक्टर प्ले किया है ना, वो लड़का मुझे बड़ा, मतलब वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, तो जाकर उसको जरूर देखना आप लोग। ठीक है, क्लास होने के बाद, अभी मत देखने बैठ जाना कि क्लास छोड़ के पहले वो तो वही देख लेंगे। हाय रज़कीन, हेलो बेटा। अच्छा देखा है, वेरी गुड।
यस यस। तो यहाँ पर होता ही है। तो चारू शशि का जो कैरेक्टर आर्क है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मूवी में, मतलब मूवी तो नहीं है वो, आई गेस 45 मिनट्स की एक स्टोरी है। तो वो एपिक चैनल पर, हाँ मतलब एपिक चैनल के लिए वो बनाई गई थी, पर आप लोग जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग इस चैप्टर को जो है वो करेंगे। देख लिया? देख लिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ही इज सो इनोसेंट, बहुत इनोसेंट है, और ये बहुत सारी चीजों को पोर्ट्रे करता है। पर अभी फिलहाल अगर हम लोग ब्यूटी को छोड़े और सारी चीजों को छोड़े, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बताऊं तो चैप्टर तो बहुत इजी है, पहले बता देती हूं, लेकिन हाँ इसके कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। एग्जाम फ्रेंडली कीवर्ड्स जो हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ये मैं आपको पहले बता देती हूं। अब हमारा जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस विच आर एग्जाम फ्रेंडली। वो आप लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो कि किस तरह से यह लिबर्टी और फ्रीडम को जो है वो पोर्ट्रे किया है इस चैप्टर में। कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फ्रीडम का एक बहुत अच्छा एलिमेंट यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है। फ्रीडम की एक डेफिनेशन हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है कि कैसे एक लिबरल पर्सन जो है वो कैसा होता है और कैसे वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है। और इसी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको लिखवाऊंगी, बट दैट वुड बी इन द नेक्स्ट क्लास। आज जो है हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पैसेज मोतीलाल बाबू, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मोतीलाल बाबू से। मोतीलाल बाबू अ जमींदार ऑफ कथालिया वाज रिटर्निंग होम विद हिज फैमिली बाय बोट। तो यहां पर हम लोग मिलते हैं मोतीलाल बाबू से। ही वाज अ जमींदार। जमींदार समझते हो ना बेटा? जमींदार का मतलब होता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड वन हु ओन्स अ लॉट ऑफ लैंड, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है। और जमींदार जो है पहले के जमाने में तो भाई जमींदार हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पैसा भी उनके पास हुआ करता था। तो वो कथालिया के थे। ही वॉज रिटर्निंग होम विद हिज फैमिली बाय बोट। तो वो अपने घर जा रहे थे, बेसिकली वो कथालिया जा रहे थे अपने परिवार के साथ। One afternoon he moved the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. एक बार क्या होता है, देखो पहले के जमाने में ना लोग ट्रैवल करने के लिए जो है अलग अलग चीजों का यूज करते थे। उस टाइम पे कार्स बहुत ज्यादा जो है लोग यूज नहीं करते थे, कार्स इतनी फास्ट भी नहीं होती थी, बुलोक कार्ट्स वगैरह हुआ करते थे। तो जहां पर भी जो है ये रिवर्स वगैरह होती थी तो बोट का जो है वाटरवेज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो यहां पर भी एक वाटरवे का वो यूज करते हैं। तो ही वॉज ट्रैवलिंग बैक टू हिज होम, ही वॉज गोइंग टू कथालिया। कथालिया के वो थे और उन्होंने एक दोपहर को अपनी बोट जो है वो मूर करी। मूर यानी कि फासन्ड या टाइड। उन्होंने अपनी बोट को बांध दिया एक रिवर साइड में, ठीक है, रिवर साइड मार्केट के पास, ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके। अच्छा, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होटल्स भी नहीं होते थे, ऐसे ढाबा वगैरह नहीं होते थे कि आप कहीं पर भी रुके आपको खाने को मिल जाएगा। लोग अक्सर कहीं जाते थे तो मार्केट से खाना खरीदते थे, फ्रेश खाना पकाते थे और खाते थे। तो यहां पर भी वो मार्केट के पास रोकते हैं ताकि खाना जो है अपना मील प्रेप कर सके। अब ब्राह्मण बॉय केम ओवर एंड आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग बाबू? यहां पर एक जो है ब्राह्मण बॉय आता है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर पूछता है कि कहां जा रहे हो बाबू? द बॉय वॉज नॉट मोर देन 15 और 16। ये लड़का 15-16 साल से ज्यादा जो है वो नहीं था, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वाटरवेज, ऑब्वियसली बोट से ट्रैवल करना, देखो बोट भी काफी स्लो होती है, ये भी आपको पता होगा कि बोट है या शिप है तो उससे ट्रैवल करना बहुत टाइम लगता था। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम पे ट्रैवलिंग में टाइम लगा ही करता था, कहीं पर भी पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते थे। कथालिया रिप्लाइड मोतीलाल बाबू। तो यहाँ मोतीलाल बाबू ने जवाब दिया उस लड़के को कि हम कथालिया जा रहे हैं। कुड यू ड्रॉप मी एट नंदीग्राम ऑन द वे? क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ सकते हो? रास्ते में एक जगह है नंदीग्राम, क्या आप मुझे वहां छोड़ देंगे? ऐसा पूछा, ऐसा कहा किसने? ऐसा कहा इस लड़के ने, ठीक है। मोतीलाल कंसेंटेड। मोतीलाल जो है उसकी बात जो है वो मान गए। मोतीलाल अग्रीड। उन्होंने कहा हाँ तुम मेरी बोट पे बैठ सकते हो, मैं तुम्हें नंदीग्राम छोड़ दूंगा। What is your name? He asked. तुम्हारा नाम क्या है? तो यहां हमें लड़के का नाम पता चलता है तारापद। लड़के का नाम था तारापद। और प्लीज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम लोग जाकर उसको देखना, वो वीडियो को तुम्हें इतनी अच्छी लगेगी ना। उसमें वो लड़का बड़ा ही प्यारा सा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है तारापद। आगे, द फेयर स्किन्ड बॉय वाज ब्यूटीफुल टू लुक एट। ठीक है, वो लड़के की जो है स्किन बहुत ज्यादा फेयर थी, बड़ा गोरा चिट्टा वो लड़का था, देखने में बहुत खूबसूरत था। हिज स्माइल एंड हिज लार्ज आईज हैड द ग्रेस ऑफ यूथ। और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है, और उसका जो यूथ था, उसकी जो यूथ है वो देखी जा सकती थी, उसकी मतलब उसका ग्रेस था, उसकी
ब्यूटी थी, एलिगेंस थी उसकी यूथ में। अच्छा भाई, आप लोगों ने वो वाली पोएम पढ़ी है ना, कौन सी, अभिसरा द ट्रिस्ट। तो अभिसरा द ट्रिस्ट में जब हमने ब्यूटी जो है हम लोग बता रहे थे कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, जो उसमें प्रोटैगनिस्ट थी उसकी ब्यूटी के बारे में हम लोग बता रहे थे, तो क्या लिख रहे थे, दैट शी वाज ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर ब्यूटी। तो वहां यूथ और ब्यूटी उसके बाद जो है वहां यहां पर की गई थी। तो हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जो है या पहले के राइटर्स थे, वो ब्यूटी को इसी तरीके से एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, कि भाई वो एकदम से उनका यूथ था, तो जवानी में कितनी खूबसूरती हो सकती है, यस कितनी खूबसूरती हो सकती है, इस तरह से यहां पर एक्सप्लेन किया है। हिज बॉडी बेयर एक्सेप्ट फॉर अ स्टेन धोती, उसकी बॉडी जो है वो बेयर थी, ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा ही हुआ करता था, लोग जो है ज्यादातर ब्राह्मण बॉयज जो है ऐसे बॉडी बिल्कुल बेयर है, बेयर का मतलब है ऊपर से एकदम नेकेड है, ठीक है, बस उन्होंने क्या पहना करते थे वो लोग, धोती, ठीक है, स्टेन धोती, उसने एक स्टेन्ड धोती पहनी हुई थी। स्टेन का मतलब क्या होता है, स्टेन यानी जिसपे दाग लगे होते हैं, ठीक है, जिसपे दाग लगे होते हैं, ठीक है, दाग मैं यहां पे लिख देती हूँ भाई, जिस पर कुछ दाग लगे हुए हैं जो थोड़ी सी मैली सी है। Was free of any excess as if lovingly carved by a sculptor, उसमें कोई भी एक्सेस नहीं था, ऐसा था, ये लाइन पर बड़ा ध्यान देना, यहां पर कहते हैं कि उसने जब धोती पहनी हुई थी वो ऐसा लग रहा था जैसे लविंगली किसी स्कल्प्टर ने, स्कल्प्टर समझते हो जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, जो कोई मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, किसी ने कार्व कर रखी हो, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था, एक्सेस यानी एक्सेस कपड़ा नहीं था। धोती बांधना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, धोती बांधना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, और इस लड़के को ये आर्ट आता था, और कंसीडर किया जाता था कि जो ब्राह्मण लड़के हैं जो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से जो है ये सब चीजें आनी चाहिए, अपनी ड्रेसअप होना, धोती बांधना। तो इस लड़के ने धोती, बहुत परफेक्ट सी धोती बांधी हुई थी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। और as if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, honed him to gleaming brahmanical perfection। यह perfection, ये जो लड़का था इतना ज्यादा परफेक्ट था कि ऐसा लग रहा था जैसे पिछले जन्म में वो कोई सेज हो, सेज का मतलब हो साधु, ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले जमाने में, पिछले जन्म में वो कोई एक यंग साधु था जो इतना प्योर था, यानी कि इतनी पूजा पाठ किया करता था, इतनी भक्ति थी उसके अंदर, इतना ज्यादा डिवोशन था कि उस डिवोशन से उसकी सारी ग्रोसनेस धुल गई थी। ग्रोसनेस यानी कि रफनेस, उसके अंदर रफनेस नहीं थी कहीं पर भी, वो कहीं से मैला कुचैला नहीं था। देखो धोती तो सफेद होती है, वो गंदी हो सकती है, वो स्टेन्ड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ में यही पता चलता है ना, क्योंकि लड़का इधर से उधर भटकता रहता है, कोई ये तो है नहीं कि बहुत सारे कपड़े हैं इसके पास, तो उसकी धोती थोड़ी सी दाग थे उसके ऊपर, पर वो बहुत ज्यादा खुद से मैला कुचैला जो है वो लड़का नहीं था, उसके अंदर रफनेस नहीं थी। ही होंड, और उसकी जो पिछले जन्म की जो भक्ति है उसने उसे एकदम परफेक्ट कर दिया था, और वो एक चमकता हुआ ब्राह्मणिकल परफेक्शन, यानी कि एकदम परफेक्ट ब्राह्मण की तरह वो दिख रहा था, ठीक है। ग्लिसनिंग यानी कि शाइनिंग। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बात से ना कुछ बच्चे लोग को लगेगा कि मैम यहां पर ये ब्राह्मण वर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, ब्राह्मण वर्ड पर हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई, यहां पर जो है कास्ट सिस्टम की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। आप सोचो ये स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो पुराने जमाने में ना इस चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता था कि भाई कौन किस कास्ट से बिलोंग करता था, उस टाइम पे ये चीजें बहुत कॉमन थी। और जो ब्राह्मण लड़के होते थे वो ये नहीं, देखो आज तो आप किसी को भी देखोगे, आज आप किसी भी पर्सन को देखोगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, सबका ड्रेसअप जो है वो सेम ही होता है। लेकिन जो ब्राह्मण लड़के थे, जो एक्चुअल ब्राह्मण लड़के थे, उनसे एक्सेप्ट किया जाता था, एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अच्छी सी धोती पहने, उन्होंने जो है अपना सेक्रेट थ्रेड पहना हो, और वो हमेशा साफ सुथरे दिखे, गंदे बिल्कुल ना दिखे। तो वो बिल्कुल वैसा ही था, एकदम गंदा नहीं था, मैला कुचैला नहीं था। कम एंड वॉश बाबा, सिड मोतीलाल बाबू। तो यहाँ फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमें मिल गई है लड़के की। तारापद की फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसे थे, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तारापद के बारे में तो आपको उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं, वो कैसे परफेक्ट ब्राह्मण की तरह था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन कीवर्ड्स और फ्रेजेस को आप लोग याद रखना, ठीक है। कम एंड वॉश बाबा, मोतीलाल ने कहा कि आओ आकर खुद को धो लो, ठीक है, हाथ मुंह धो लो। मोतीलाल बाबू टेंडरली सेट यू कैन ईट विद अस, मोतीलाल बाबू ने बहुत टेंडरली, बड़े ही सॉफ्टली कहा तारापद से कि आओ हाथ मुंह धो लो और हमारे साथ भोजन जो है वो ग्रहण करो,
ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया है, हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ 2-3 पैराग्राफ्स के बाद यहाँ वर्ड मीनिंग्स है, इन वर्ड मीनिंग्स को आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैंने बीच में कोई वर्ड मीनिंग्स छोड़ दिए हूं, तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको जो है वो सारे मिल जाएंगे। तो स्टेन्ड का मतलब यहां लिखा है डिसकलर्ड विद पैचेस ऑफ समथिंग, जो कहीं ना कहीं से डिसकलर्ड हो, कहीं ना कहीं से थोड़ा उसका रंग छूट गया है या थोड़ी सी दाग लग गए हो उसके ऊपर। Okay, now Motilal servant was Hindustani. He was not very good at cutting a fish. अब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ बोला गया है कि मोतीलाल का जो सर्वेंट था वो हिंदुस्तानी था। अब आप कहोगे मैम मोतीलाल नेहरू भी तो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान की ही तो स्टोरी है। पर यहाँ हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? हिंदुस्तानी का मतलब है जो कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ यूपी। ठीक है, यू ब्रोक योर प्रॉमिस मॉडर्न इंग्लिश। नहीं, मैंने बिल्कुल प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया स्नेहा, बिल्कुल प्रॉमिस नहीं ब्रेक किया। देखो अभी क्या है, अच्छा हाँ, मैं यार मॉडर्न इंग्लिश के बच्चों को बोलना भूल ही गई। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के बच्चों को मैं एक बात बता देती हूँ कि आज आपका चैप्टर अपलोड या तो हो गया है या हो जाएगा। अभी क्लास चलते चलते बीच में वो लोग अपलोड कर देंगे। आज आप लोगों को डीपीपी भी मिलेगी, मॉडर्न इंग्लिश के बच्चों को भी डीपीपी मिलेगी, इंग्लिश के बच्चों को भी डीपीपी मिलेगी। प्लीज अपनी डीपीपी खोलकर देख लेना, घबरा मत जाना कि अरे ये इसमें कहां से क्वेश्चन है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनकी डीपीपी होगी अतिथि वाली, और जो तुम लोग हैं तुम्हारी होगी माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो मैंने बिल्कुल अपना भाई प्रॉमिस, हाँ मेरा प्रॉमिस जो है मैंने मेंटेन किया है। आप लोगों का चैप्टर अभी अपलोड या तो मेरी क्लास के ड्यूरिंग हो जाएगा या क्लास खत्म होते ही। अच्छा, मैं आप लोगों को हिंदुस्तानी शब्द का मतलब बता रही थी, ध्यान से समझना। हिंदुस्तानी का मतलब हो गया, ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा कि हिंदुस्तान से जो बिलोंग करते हैं, बट ज्यादातर जो यूपी के लोग होते हैं ना उन्हें हिंदुस्तानी बोला जाता था पहले के जमाने में। और आप ये भी समझ लो कि जो बंगाल का एरिया है वो काफी ज्यादा बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश है, पहले तो बांग्लादेश नहीं था ना, बांग्लादेश तो बाद में बना था। ठीक है, बाद में 1947 के बाद जो है वो बना था, लेकिन जिस टाइम पे ये चैप्टर लिखा हुआ था तो बंगाल का एरिया बांग्लादेश से जो है वो जुड़ा हुआ था। सभी जो छोटे छोटे एरियाज हैं वो ऐसे बटे हुए थे। अभी ऐसे नहीं बटे हुए थे जैसे कि अब डिवाइडेड हैं स्टेट्स में, तो छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करती थी, ऐसे हुआ करता था। तो यहां पर जो है इसीलिए हिंदुस्तानी वर्ड यहां पर यूज किया है। और हिंदुस्तानी का मतलब ये भी हो गया कि वो बंगाल का नहीं था। बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि वो बंगाल का नहीं था। ठीक है, तो मोतीलाल का सर्वेंट मैं आपसे अगर कहूं तो सीधी भाषा में तो वो बंगाल का नहीं था। ही वॉज नॉट वेरी गुड एट कटिंग अ फिश, तो उसको फिश काटना नहीं आता था। भाई बंगाल के लोगों को तो फिश काटना आता ही है, तुम लोगों को तो पता ही है। ठीक है, अच्छा तुम्हारे सर ने क्या कहा, क्या बोला? हाँ, तो बंगाल के लोगों को भाई फिश काटना तो आता ही है। मैम सर लोग ने बोला कि हिंदुस्तान सर्वेंट का नाम है मोतीलाल नेहरू के। नहीं, नो 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 नो, हिंदुस्तानी नेम नहीं है उसका। ठीक है, हिंदुस्तानी उसका नेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तानी का मतलब ये हुआ कि तुम लोग बस इतना समझ लो कि वो बंगाल का नहीं था। क्योंकि वो बंगाल का नहीं था उसको फिश काटनी नहीं आती थी, क्योंकि हम जो है ये समझ सकते हैं बंगाल के कितने सारे बच्चे ना यहाँ पे, सबको पता ना कि फिश काटना, तो भाई फिश तो आप लोगों का जो एक स्टेपल है तो वो तो भाई काटना आता ही है, पर उसको नहीं आता था। तारापुर टुक ओवर, तारापद ने जो है वो पकड़ा। ठीक है, तारापुर ने जो है उसने वो पोजीशन संभाल ली एंड सून हैड द डिश रेडी। उसने फटाफट से डिश जो है वो रेडी कर दी फिश काट के, एंड हैड कुक्ड सम वेजिटेबल्स टू विद प्रैक्टिस स्किल। और उसने फटाफट से सब्जियां भी काटी और सब्जियां पका दी। प्रैक्टिस स्किल यानी उसे बहुत बढ़िया तरीके से आता था। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से उसे खाना पकाना आता था। He then took a dip in the river, फिर उसके बाद जो है उसने रिवर में डुबकी लगाई। took a dip यानी कि डुबकी लगाई। and opening his bundle produced a clean white garment and a small wooden comb। और उसके बाद जो उसके पास बंडल था उसमें था एक क्लीन व्हाइट गारमेंट, एक सफेद व्हाइट गारमेंट। व्हाइट गारमेंट यानी कि उसके पहनने के लिए कपड़ा, हो सकता है कि वही धोती जो उसने पहननी थी, और एक वुडन कोम थी। He sleeked his long hair away from his forehead and down to his neck। यहां पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सारा फोकस जो है, मोस्ट ऑफ द फोकस जो है हम लोग यहां देखेंगे कि वो तारापद पर ही है, कि तारापद जो है वो कैसा दिखता था, वो क्या क्या कर रहा था और कितनी परफेक्शन से सब चीजों को कर रहा था। तो ही स्लीक्ड यानी कि कॉम्ड बैक, उसने जो है ऐसे कॉम्ड बैक, उसने अपने बालों पर ऐसे कंघी मारी और अपने नेक तक उसने अपने बालों को रखा। एडजस्टेड हिज ग्लिसनिंग सीक्रेट थ्रेड, ध्यान से सुनना इस बात को, उसकी ग्लिसनिंग यानी कि शाइनिंग सीक्रेट थ्रेड। ये जो ब्राह्मण लड़के होते हैं उनके ना ऐसे एक सीक्रेट थ्रेड होती है जिसे जनेऊ कहा जाता है। सब लोग समझते हो ना,
जनेऊ, जनेऊ समझते हो ना, जनेऊ जो पहनते हैं लोग, तो जनेऊ उसने पहना हुआ था, शाइनिंग, वो एकदम शाइन कर रहा था, उसने उसे एडजस्ट किया। देखा है आप लोगों ने कभी नदी में लोग नहाते हैं, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा या मूवीज में देखा होगा कि नहाते हुए ब्राह्मण जो लोग होते हैं या जो जिन्होंने भी, जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, पर जिन्होंने भी जनेऊ पहना होता है तो वैसे से वॉश करते हैं उसको और उसे एडजस्ट करते हैं। तो वैसे उसने उसे एडजस्ट किया एंड स्टेप डाउन टू द बोट, और उसके बाद फिर वो बोट पर चढ़ गया। तो यहां पर हाँ मैंने आपको बताया, हाँ भाई कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम वो ब्राह्मण था फिर भी फिश खाता था, तो बंगाल में जो कायस्थ ब्राह्मण होते हैं, इतना मुझे पता है कि कायस्थ ब्राह्मण जो होते हैं वो फिश भी खाते हैं। ठीक है, हाँ ओके। मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम इनटू द केबिन, मोतीलाल बाबू ने उसे केबिन में बुलाया। केबिन यानी कि बोट पर जो है उनके रहने के लिए जो जगह बनाई हुई थी उन्होंने, रूम टाइप आप लोग बना सकते हो। जनेऊ बेटा, दिस इज कॉल्ड जनेऊ, ये जो उसने पहना हुआ था, ये सीक्रेट थ्रेड, दिस सीक्रेट थ्रेड, जनेऊ मीन सीक्रेट थ्रेड जो उसने पहना हुआ था। ओके आके मोतीलाल बाबू इनवाइटेड हिम इनटू द केबिन, उन्होंने उसे केबिन में बुलाया यानी कि अपने रूम में बुलाया। हिज वाइफ एंड हिज 9-year-old डॉटर वर देयर। हिज वाइफ अन्नपूर्णा वाज टेंडरली अट्रैक्टेड टू द बॉय। तो मोतीलाल बाबू ने जब उसे केबिन में बुलाया तो मोतीलाल बाबू की वहां पर वाइफ भी थी, उनकी 9 साल की बच्ची थी और उनकी वाइफ का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा वाज टेंडरली अटैच्ड, टेंडरली यानी कि सॉफ्टली अटैच्ड, बहुत ज्यादा वो अटैच्ड हो गई थी टू द बॉय When she saw him, उस लड़के को देखते ही वो उससे मोहित हो गई, अट्रैक्टेड हो गई, अटैच्ड हो गई उससे, एंड वंडर्ड, और सोचने लगी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, क्या whose child is he, ये किसका बच्चा है, ये कहां से आया है, उसकी माँ उसे कैसे अबैंडन कर सकती है, उसकी माँ उसे कैसे छोड़ सकती है। क्योंकि पहली बार देखकर तो यही लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनाथ का बच्चा हो, मतलब कोई ऑर्फन हो, अनाथ का बच्चा नहीं, अनाथ हो, अनाथ बच्चा हो ये, क्या इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया है, क्या ये दुनिया में अकेला है। तो इस तरह के सवाल जो है अन्नपूर्णा के मन में जो है वो आ रहे थे। बियर टू यानी कि एंड्योर, उन्हें लग रहा था यार इतना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, इसकी माँ इसे कैसे छोड़ सकती है, कैसे इसकी माँ इससे दूर रह पा रही है। She placed mats for मोतीलाल and the boy to sit on side by side. The boy was not a big eater. यहां पर उन्होंने मैट बिछाया, ठीक है, ऐसे मैट बिछाया और मोतीलाल नेहरू का और तारापद का मैट जो है बिल्कुल साथ साथ में बिछाया, साथ साथ में बिछाया ताकि वो साथ साथ बैठकर जो है वो खाना खा सके। द बॉय वॉज नॉट अ बिग ईटर, बिग ईटर यानी कि वो बहुत ज्यादा खाता नहीं था, ओके बहुत ज्यादा खाता नहीं था। अन्नपूर्णा felt he must be shy and tried to get him to eat this or that, but when he had finished he would not be tempted to more. अब यहां पर अन्नपूर्णा को लगा लड़का शायद शर्मा रहा है। ऑफ कोर्स भाई आपके घर पे कोई आएगा, पहली बार आपके साथ जो है मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, वो आपको लगेगा कि भाई शर्मा रहा है इसलिए नहीं खा रहा। हमारे घर पे भी कोई आता तो हम कहते हैं ना और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, शर्माओ मत। तो ऐसे ही अन्नपूर्णा करती हैं। लेकिन एक बार जब तारापद ने खाना खत्म कर दिया, ही वुड नॉट बी टेम्प्टेड, वो टेम्प्टेड नहीं था, टेम्प्टेड यानी अट्रैक्टेड, उससे और खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हुआ। He clearly did everything according to his own wishes, but with such ease that there was nothing assertive about him. He was not at all shy. Assertive यानी कि forceful। कहते हैं कि भाई वो जो भी कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता था किसी चीज को, वो हर चीज अपनी खुद की मर्जी से कर रहा था, लेकिन इतनी ईज के साथ, इतने कंफर्ट के साथ कर रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी चला रहा है। एसर्टिव यानी कि अपनी चला रहा है, फोर्स कर रहा है अपने डिसीजंस को उनके ऊपर। ही वॉज नॉट एट ऑल शाय, वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा था। तो आप समझ रहे हो तारापद के बारे में, तारापद एक ऐसा लड़का है, यहां पर हम लोग ये समझ सकते हैं, हु लिव्स ऑन हिज ओन टर्म्स, जो अपने टर्म्स पर जो है वो जीता है, वो दूसरों की बातें, मतलब उसने कहा एक बार मैं नहीं खाऊंगा और तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो ऐसे बदतमीजी नहीं करी, उसने ऐसा फोर्स नहीं किया कि नहीं खाऊंगा मैं। उसकी जो बातें ऐसी लग रही थी कि ठीक है फाइन है, बड़े ही आराम से उस चीज को कर रहा था, बड़े ही सिंपली उन सब चीजों को जो है वो कर रहा था। तो यहां पर फिर से वर्ड मीनिंग्स आ गया मेरा बच्चा, आप लोग वर्ड मीनिंग्स जो है वो पढ़ सकते हो। When everyone had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. तो जब सबने खाना खा लिया, अब अन्नपूर्णा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। देखो भाई सबके अंदर क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो अन्नपूर्णा के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। वो उसके साथ बैठ गई और उससे पूछा तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यानी कि तुम्हारा घर ठिकाना क्या है, तुम कहां से बिलोंग करते हो, क्या है। शी डिडंट गैदर मच, उन्हें ज्यादा नहीं मिला, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। All she could establish was that the boy had run away
from home of his own volition at the age of 7 or 8. All she could establish का मतलब क्या होता है? All she could establish यानी बस वो इतना ही समझ पाई थी, जितना भी उन्होंने उसे बताया तारापद ने, वो इतना ही समझ पाई थी कि लड़का अपने घर से खुद भागा है from his own volition यानी कि फ्री विल। उसे घर से किसी ने नहीं भगाया, वो अपनी मर्जी से घर से भागा है जब वो 7 या 8 साल का था। Isn't your mother alive? आज अन्नपूर्णा, क्या तुम्हारी माँ जीवित नहीं है? ऐसा अन्नपूर्णा ने पूछा। वो जिंदा है। Doesn't she love you? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? तारापद seemed to find this question peculiar. तारापद को ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेंज लगा। जब अन्नपूर्णा ने पूछा क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, तो यहाँ तारापद को ये सवाल बड़ा अजीब लगा। उसे लगा why won't she love me? Why shouldn't she love me? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगी? तारापद को लगा कि ये कैसा सवाल है, मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगी? माँ है तो प्यार तो करेंगी, और मुझसे तो सभी प्यार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे प्यार? He said laughing, हंसते हुए कहते हैं, अरे वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगी? Then why did you leave her? तो तुमने उसे क्यों छोड़ा? अन्नपूर्णा ने पूछा। She has 4 more sons and 3 daughters. तो यहाँ बड़े ही आराम से उसने कहा कि उनके 4 बेटे और हैं और 3 बेटियां। मैंने उसे इसीलिए छोड़ दिया, मतलब कि मैंने अपनी माँ को छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि उनके और भी 4 बेटे हैं और भी 3 बेटियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे जाने के बाद वो चाइल्डलेस हो जाएंगे। ओके, आगे। अच्छा, यहां पर वर्ड मीनिंग्स है। तारापद was young, so his life story was brief, but the boy was a complete original. तारापद जो है बहुत छोटा था, तो उसकी लाइफ की कहानी बहुत ब्रीफ थी, बहुत छोटी सी थी। लाइफ स्टोरी जो है वो बहुत छोटी सी थी, but the boy was a complete original. वो जो लड़का था वो पूरा ओरिजिनल था। ओरिजिनल का मतलब हो गया यहाँ पर कि लड़की की जो भी कहानी थी वो एकदम सच्ची थी, छोटी थी पर सच्ची थी। He was his parents' 4th son. वो सच्ची मुच्ची अपने पेरेंट्स का चौथा बेटा था, 4th सन था। एंड वो स्टिल अ बेबी व्हेन हिज फादर डाइड। जब वो बहुत छोटा था उसके फादर की डेथ हो गई। डिस्पाइट देयर बीइंग सो मेनी इन द हाउस, तारापद वाज द डार्लिंग ऑफ ऑल। उनके घर में बहुत सारे लोग थे, 4 भाई 3 बहनें, लेकिन फिर भी तारापद सभी का डार्लिंग था। डार्लिंग यानी कि लाडला, समझ रहे हो? He was the darling of all, सभी का लाडला था। मदर, ब्रदर, सिस्टर्स एंड नेबर्स, सभी उससे बहुत प्यार करते थे, चाहे उसकी मम्मी हो, भाई हो, बहनें हो, पड़ोसी हो। They doted on him. Doted on him यानी कि showed great love. उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे बहुत एक्स्ट्रा प्यार करते थे। So much so that his tutor never beat him. उससे वो इतना प्यार करते थे कि उसके ट्यूटर ने उसे कभी मारा ही नहीं। भाई पहले के जमाने में मार जो है बड़ी जो है ना कॉमन हुआ करती थी। आजकल मुझे लगता है टीचर किसी को मार दे तो वो बड़ा अनकॉमन होगा कि भाई उसे मार दिया टीचर ने। लेकिन पहले ऐसा होता था कि पिटाई सभी बच्चों की होती थी। जो टीचर होते थे, गुरु होते थे, वो सभी की पिटाई कर दिया करते थे, लेकिन तारापद की पिटाई नहीं करते थे। हाफ स्टार, अच्छा हाँ, यहां पर ये भी लिखा है, एवरीवन वुड हैव बीन अपॉल्ड इफ ही हैड। और सब लोग बड़े ही शॉक्ड हो जाते अगर वो करते भी तो। यानी कि उन्होंने कभी पिटाई करी नहीं, लेकिन अगर करते भी तो सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते। तो इसीलिए ट्यूटर ने कभी उन्हें पिटाई नहीं की। देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू लीव। उसका घर छोड़ने का कोई रीजन नहीं था, घर छोड़ने का कोई रीजन नहीं था। यानी कि सभी प्यार करते तो उसने घर क्यों छोड़ा? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना प्यार मिलने के बावजूद उसने जो है घर क्यों छोड़ा? हाफ स्टार्व्ड बॉयज हु कॉन्स्टेंटली स्टोल फ्रूट फ्रॉम ट्रीज वर थ्रैश्ड बाय द ओनर्स ऑफ द ट्रीज। वो बच्चे जो आधी भूख से मरते थे। भाई पहले के जमाने में जो है सभी के पास एप्रोप्रिएट खाना नहीं होता था, ठीक है? एप्रोप्रिएट खाना यानी कि भरपेट खाना नहीं होता था सभी के पास, ये बात आप याद रखना। बहुत गरीबी हुआ करती थी पहले। तो कहते हैं जो बेचारे जिन्हें बहुत भूख लगा करती थी, भूख से बेहाल बच्चे जो कॉन्स्टेंटली पेड़ों से फल चुराया करते थे और उन्हें ओनर से बहुत पिटाई पड़ा करती थी। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि पहले लोग पेड़ों से, लड़के जो है वो पेड़ों से फल चुराया करते थे, खाया करते थे, और फिर ओनर डंडा लेके उनके पीछे भागता था और उनकी पिटाई किया करता था। They were never straight from the village. वो भी कभी विलेज से दूर नहीं भागे। और देयर स्कोल्डिंग मदर्स, या फिर जिन्हें अपनी माँ से डांट पड़ती है, यानी कि उन लड़कों ने भी कभी विलेज नहीं छोड़ा जिन्हें माँ की डांट पड़ रही है, माँ की फटकार पड़ रही है, या फिर जो है उनको ओनर जो है यानी कि उन्हें उनकी पिटाई हो रही है, वो भी कभी नहीं भागते थे। स्ट्रेट यानी कि मूव्ड अवे।
तो यहां बहुत हैरानी वाली बात है कि तारापद जो है वो घर छोड़कर क्यों चला गया। बट दिस डार्लिंग ऑफ एवरीवन जॉइंड अ टूरिंग यात्रा ट्रूप एंड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट अ थॉट। लेकिन यहां क्या हुआ, ये सभी का डार्लिंग, सभी का लाडला, सभी का प्यारा, उसने जो है एक टूरिंग यात्रा ट्रूप को एक दिन ज्वाइन कर लिया और अपने गांव को छोड़ दिया विदाउट अ थॉट, बिना सोचे, विदाउट अ थॉट। यात्रा ट्रूप का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स ऑफ ट्रेडिशनल फोक ड्रामा यूजुअली ट्रैवलिंग। यात्रा ट्रूप का मतलब क्या होता है, यात्रा ट्रूप का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर ड्रामा करते हैं, दंत कथाएं जो है वो सुनाते हैं। ठीक है, दंत कथाएं जो है वो सुनाते हैं, इधर से उधर घूम घूम के कथाएं सुनाते हैं। अच्छा, पहले यात्रा ट्रूप, ये बड़ा फेमस, मतलब फोक सिंगर्स, एक तरह से फोक सिंगर्स या फोक परफॉर्मर्स होते थे। और ये कोई ना कोई, जैसे रामायण, कभी महाभारत, कोई ना कोई जो है ये लोग स्टोरी पिकअप कर लेते थे, कोई रिलीजियस स्टोरी, और उसी को जो है परफॉर्म करते थे। तो ये था यात्रा ट्रूपर्स। ठीक है, ये चीजें बहुत कॉमन थी, मतलब अब नहीं होती है, ये अब बहुत कम होती हैं। आज भी आप बंगाल में देखोगे तो कहीं ना कहीं यात्रा ट्रूपर्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। पर पहले ये बड़ा जो है हुआ करता था। सर्च पार्टीज वेंट आउट एंड ही वाज ब्रॉट बैक। सर्च पार्टीज यानी कि उसे ढूंढने के लिए हर जगह लोगों ने सर्च पार्टीज छोड़ दी कि भाई अलग अलग लोग जगह उसे ढूंढने जा रहे थे, और उसे वापस लाया गया। His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया, अपनी छाती से लगाकर उसे अपने आंसुओं से भिगो दिया। Drenched him यानी कि made him wet, उसे अपने आंसुओं से गीला कर दिया, यानी कि माँ इतना रोई, और लड़कियां भी रोई, बहनें भी जो है वो रोई। His elder brother tried to perform his duty as guardian, but he soon abandoned his feeble attempts at discipline. उसके जो बड़े भाई थे, उसके बड़े भाई, ऑफ कोर्स क्योंकि वो सबसे छोटा भाई था, तो बड़े भाइयों ने अपनी, क्योंकि वो उसके गार्जियन थे, क्योंकि वो उसको केयर टेकर थे, तो उन्होंने जो है बड़े वीक अटेम्प्ट्स किए। उन्होंने कोशिश करी कि वो उसे डिसिप्लिन करें, उसे गुस्सा दिखाएं, क्योंकि बड़ा भाई ऑफ कोर्स छोटे भाई को डांटेगा ना कि ऐसे कैसे भाग गया तू, ऐसे कैसे भाग गया, बट एंड वेलकम एंड बैक विद ओपन आर्म्स। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए और उसे खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि कोई भी इस दुनिया में गुस्सा नहीं कर सकता था तारापद के साथ, वो इतना प्यारा था। ठीक है, बहनें और मां तो रोने लगी, बड़े भाई भी खुद को रोक नहीं पाए, बड़ी कोशिश करी कि उसे डिसिप्लिन करे, उसे डांटे, लेकिन फिर उन्होंने भी अपनी बाहें फैला दी और उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड वेलकम, अच्छा, women invited him to their houses, plied him with even greater displays of affection. और घर की, मतलब आसपास की औरतों ने भी उसे इनवाइट किया। ठीक है, आसपास की औरतों ने भी उसे इनवाइट किया, उसे जो है खुली बाहों से अपने घर पे बुलाया, और उसके ऊपर और ज्यादा जो है वो क्या किया, प्यार बरसाया। ठीक है, दे ऑफर्ड हिम, उन्होंने उसे और ज्यादा प्यार दिखाया, और ज्यादा लव दिखाया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो भाई पड़ोस की औरतें भी खूब ज्यादा प्यार दिखा रही थी, अपने घर वाले तो दिखा ही रहे थे, उन्हें और ज्यादा मोह में बांधने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको ये क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो, क्या सब कुछ क्लियर हो गया है? अगर जल्दी से बता दो मुझे, CCSE लिख दो अगर अभी तक चैप्टर क्लियर है। मुझे पता तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा ये चैप्टर, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम फटाफट से सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यही मेरा जो है वो गोल है। अभी इस वीक तुम्हारी एक क्लास लगी है, पर मैं कोशिश करूंगी कि तुम लोगों की 2 क्लासेस जो है वो वीक में लगे, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग एकदम से सिलेबस को खींचेंगे। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज। ये देखो, वो लेकिन बंधन को एक्सेप्ट नहीं करता था। यहां बार बार ये वर्ड यूज हुआ है टाइज, और टाइज का मतलब है बंधन। उसे कोई बांध कर नहीं रख सकता था, उसे सब प्यार दिखा रहे थे, पर उसे बंधन पसंद नहीं था। इवन टाइज ऑफ लव, उसे प्यार का बंधन भी पसंद नहीं था। हिज स्टार्स एंड मेड हिम अ वॉन्डरर, उसके स्टार्स ऐसे थे जिससे वो वॉन्डरर बन गया था। स्टार्स का मतलब कि उसकी किस्मत ही ऐसे थी, उसके सितारे ही ऐसे थे। मतलब आप लोग समझते ना, राहु केतु ये जो हमारे स्टार्स होते हैं, बताते ना ज्योतिष कि भाई इसके जीवन में तो भटकना ही लिखा है, तो उसके सितारे कैसे थे कि वो एक वॉन्डरर बन गया था। वॉन्डरर का मतलब वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं. If he saw strange boats on the river, or a sannyasi from a distant region under the local peepal tree, or if gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, वो क्या करता था, वो बहुत अट्रैक्टेड हो जाता था. कोई भी चीजें होती थी, कोई भी चीज होती थी, कोई भी नई चीज होती थी, तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाता था. जैसे कि अगर कोई स्ट्रेंज बोट, कोई अलग सी बोट उसे दिखती थी, या कोई सन्यासी, सन्यासी समझो ना बेटा, साधु, कोई साधु दिखता था फ्रॉम डिस्टेंट रीजन, डिस्टेंट यानी कि जो बहुत दूर से आया हो, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हो. या जिप्सीज, जिप्सीज का मतलब हो गया नोमैडिक पीपल. नोमैड्स, नोमैड समझते हो ना भाई, क्या होते हैं नोमैड्स का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते हैं. नोमैड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है. बंजारे इधर से उधर जो जाते रहते हैं, बंजारे, ये नोमैडिक लाइफ के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जहां पर भी कोई फर्टाइल लैंड देखते हैं वहीं पर सेटल हो जाते हैं. फिर जो वो फर्टाइल लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह जाके हो जाते हैं. तो यहां पर ये जिप्सीज से अट्रैक्ट हो जाता था, जो कि मैट्स या विकर बास्केट्स बनाते थे. हिज हार्ट वुड स्टर अप विद लॉन्गिंग टू बी फ्री. वो इन लोगों को देखकर सोचता था कि अरे वाह वाह यार, ये लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं. वो भी एक चिड़िया की तरह ट्रैवल करना चाहता था. उसे लगता था कि मैं भी उड़ जाऊं जैसे ये उड़ रहे हैं, जैसे मैं भी जो है. हिज हार्ट वुड स्टर, उसका दिल जो है वो मूव हो जाता था विद लॉन्गिंग. लॉन्गिंग यानी कि वांटिंग. वो भी सोचता था कि मैं भी इन्हीं की तरह आजाद हो जाऊं. टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड, मैं बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करूं, मैं बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करूं यानी कि जानूं, डोरा द एक्सप्लोरर बनूं. And after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope of him. और वो कई बार गायब हुआ, ये नहीं कि एक ही बार हुआ. विकर, विकर का मतलब समझते हो बेटा, आप ये समझ लो कि एक तरह से छोटी छोटी जो है ऐसी ये बास्केट टाइप होती हैं जिनमें ऐसे होल्स होते हैं ना. विकर बास्केट का मतलब हो गया कि जो बास्केट्स होती है उसमें ऐसे ऐसे होल होते हैं ना. पुराने जमाने में बास्केट जैसे हुआ करती थी, ठीक है, येलो से कलर की ऐसे बनाते थे ना, जिससे पंखे भी बनते हैं, ठीक है. तो विकर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर ये भी एक तरह का जो है मटेरियल होता है, बैम्बू टाइप का मटेरियल होता है जिससे ये सब चीजें बनती हैं. तो विकर बास्केट मतलब हो गया कि वही वो आपकी वुडन बास्केट्स टाइप बनाना जिसमें ऐसे होल 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 टाइप होते हैं. तो ये बंजारों का यही काम होता था. जिप्सीज, देखो जिप्सीज अलग अलग काम करते हैं, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में. कुछ लोग जो है वो कैटल का काम करते थे, कुछ लोग दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, और कुछ लोग जो है इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं. कोई ज्वेलरी बेचता है, और कुछ लोग जो है इस तरह की बास्केट्स वगैरह बनाते हैं, ब्राउन से कलर की, ब्राउनिश से कलर की. तो इसीलिए वो इतनी बार घर से भाग गया. अच्छा, ये विकर बास्केट बनी तो ये मैं क्या फालतू में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये रही विकर बास्केट बेटा, ये ना ऐसे बनाई जाती है. इस तरह से वो लोग एक ले लेते हैं मटेरियल टाइप और उसे ऐसे वीव करते हैं. वीव करके हाथों से ये बास्केट बनाई जाती है. आप लोगों ने देखा होगा, ये कभी सड़क के किनारे मिलती भी है, ठीक है. मुझे लगता है कुछ बच्चों के घर पे भी होंगी. वही होते हैं विकर बास्केट्स, ठीक है. यहां पर वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगे. अगेन ही जॉइंड अ यात्रा ग्रुप ट्रूप एट फर्स्ट. फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर से उसने एक यात्रा ट्रूप जो है वो ज्वाइन किया. बट वेन द मास्टर ऑफ द ट्रूप बिगैन टू ट्रीट हिम ऑलमोस्ट एज अ सन. पहले उसने यात्रा ट्रूप, वैसे ट्रूप का मतलब ग्रुप होता है, ये आप लोग समझ चुके होंगे. ज्यादातर जो डांसर्स होते हैं या परफॉर्मर्स होते हैं उनके ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है. ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ परफॉर्मर्स. तो इस ग्रुप के साथ जो है वो घूमता रहता था. लेकिन जब मास्टर ऑफ द ट्रूप began to treat him almost as a son, and the members of the troop, young and old, had fallen for him, and even the people in the houses where they performed, especially women, began to make a special fuss of him. अब क्या हुआ कि पहले तो वो उनके साथ घूमता रहता था, लेकिन जैसे ही जो मास्टर था वो उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि तारापत था ही इतना अच्छा लड़का, इतना प्यारा बच्चा था कि वहां पर वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे. और पूरे ट्रूप के आदमी, चाहे वो पूरे ट्रूप के लोग, चाहे वो कोई बूढ़ा था या फिर जवान, had fallen for him. fallen for him यानी कि, ठीक है, fallen for him यानी कि attracted to him, उसे प्यार करने लगे थे, उसे अफेक्शन दिखाने लगे थे. और जिन घरों में वो परफॉर्म करते थे, ये यात्रा ट्रूप वाले क्या करते थे, जगह जगह जाकर लोगों के घरों में परफॉर्म करते थे. ज्यादातर अमीर लोगों के घर में ये परफॉर्म किया करते थे, क्योंकि खुद ही सोचो, पहले एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था. तो ये यात्रा ट्रूप वाले किसी विलेज में जाके जमींदारों के घर पे या फिर
कभी किसी पूरे विलेज के लिए जो है ये परफॉर्म करते थे। तो जिसके भी घर पे परफॉर्म करते थे उन घर की औरतें भी इसे बहुत प्यार करने लगती थी। बिगैन टू मेक अ स्पेशल फस ऑफ हिम, स्पेशल फस ऑफ हिम यानी कि मेड स्पेशल अटेंशन, पे स्पेशल अटेंशन। जब उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगती थी, उसको एक बहुत बिग डील बना देती थी, उसे बहुत ज्यादा जो है अटैचमेंट जो है वो दिखाती थी। वन डे विदाउट सेइंग अ वर्ड ही डिसअपीयर्ड। जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहां भी उसे लगने लगा बंधन, प्यार का बंधन, कि भाई ये मुझे बांध रहे हैं, ये मुझे मोह से बांध रहे हैं। और वो मोह से बंधना नहीं चाहता था, प्यार के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू बी टाइड इन दी ties of love and could not be found। और वो ऐसे गायब हो जाता था कि उसे कभी कोई पकड़ भी नहीं सकता था। Tarapada was as wary of ties as a young fawn and was also like a deer in his love of music। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तारापद बहुत ज्यादा कॉशियस था। वैरी का मतलब कॉशियस, बहुत ध्यान देता था, वो बहुत ध्यान देता था कि मैं एक यंग फॉन की तरह, फॉन यानी फॉन समझते हो ना, डियर, ठीक है, डियर का बच्चा। जो एक डियर का बच्चा होता है, आपने देखा डियर का बच्चा कितना घबराया सा रहता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। वो अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स के साथ बड़ा कॉशियस रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। उसका नेचर ही ऐसा होता है कि कहीं कोई मुझे खा ना जाए, तो वो हर चीज का बड़ा ध्यान रखता है। तो वैसे ही हमारा तारापद जो है वो एक यंग फॉन की तरह था, एक यंग डियर की तरह था। उसे बड़ा डर लगता था कि कहीं कोई मुझे टाइज में, कोई मुझे बंधन में ना बांध दे, कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे प्यार ना करने लगे। और लेकिन वो एक डियर की तरह म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा पसंद करता था। यानी एक जो डियर है ना, वो म्यूजिक को पसंद करे, यानी कि एक जैसे डियर अटैच हो जाता है विद द लव ऑफ म्यूजिक, ही यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट। ही यूज्ड टू बी सो हैप्पी अराउंड म्यूजिक। वो उससे बहुत ज्यादा जो है वो अटैच हो जाता था। द सॉन्ग्स ऑफ द जात्रा वर व्हाट हैड फर्स्ट ल्योर्ड हिम फ्रॉम होम। जब वो जात्रा ट्रूप के साथ क्यों जो है वो जुड़ गया, क्या लगता है आपको? इसलिए क्योंकि उसे जो है उनका म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट किया। ल्योर्ड यानी कि एंटाइज्ड हिम। उसे क्या अट्रैक्ट किया? उसे अट्रैक्ट किया उनका म्यूजिक। मेलोडीज सेंट अ ट्रेम्बलिंग थ्रू हिज वेन्स एंड रिदम्स मेड हिज बॉडी स्विंग। मेलोडीज यानी ट्यून्स, ठीक है, मेलोडी यानी कि ट्यून्स। भाई मेलोडी खाओगे खुद जान जाओगे। मेलोडी का तो आजकल क्या क्या चला हुआ है पता ना। अभी हमारे मोदी जी ने भी मेलनी जी को मेलोडी गिफ्ट करी है। तो इस मेलोडी का मतलब क्या होता है? मेलोडी का मतलब होता है ट्यून्स, धुन। ये जो धुन थी, जब वो कोई भी धुन सुनता था तो उसके मतलब बॉडी में, उसकी बॉडी ट्रेम्बल करना शुरू कर देती थी। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना शुरू कर देती थी। उसकी वेन्स में म्यूजिक दौड़ने लगता था। हाँ, तारापोदो जो है वो बोलते हैं, तारापोदो जो है वो बंगाली में बोलते हैं, लेकिन यहाँ हर एक टाइप का बच्चा है तो इसलिए तारापद। यहाँ पर तारापद जो है वो नाम जो है वो बोला गया। वैसे तारापोदो, मैंने जब ये आई गेस जो स्टोरी है उसमें कुछ ऐसे ही बुला रहे हैं। हाँ, मेलोडी वाली बातें चल रही है यहाँ पे। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वी कैन बेसिकली से उसे म्यूजिक बहुत ज्यादा जो है वो पसंद था। मेलेनी, चलो, impelled by his passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers। impelled यानी कि urged, उसे इतना अर्ज हुआ, उसे सीखने की इतनी चाह थी, उसे म्यूजिक का इतना पैशन था कि उसने कुछ टाइम बाद पांचाली सिंगर्स को ज्वाइन कर लिया। पांचाली सिंगर्स का मतलब होता है हु सिंग अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो एक तरह से आप लोग कह सकते हो जो गाना गाते हैं, जो भजन करके, या फिर एक तरह से होता है ना कि कहानी सुनाना, भगवान की कहानी सुनाना, लेकिन गाने के थ्रू, ठीक है, गाने के थ्रू। अब पंचाली सिंगर्स और जात्रा ट्रूप में क्या होता है? जात्रा ट्रूप में सब एक्टिंग करते हैं, ठीक है, एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग करके परफॉर्म करते हैं। कोई गॉड बनता है, कोई देवता बनता है, कोई देवी बनता है। लेकिन यहां पर जो पांचाली सिंगर्स होते हैं वो गाकर कहानियां सुनाया करते हैं, ठीक है, बैलेज, यस, हु सिंग बैलेज, जो बैले टाइप जो है वो गाते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में। द लीडर ऑफ द ग्रुप केयरफुली टॉट हिम सॉन्ग्स एंड ट्रेन्ड हिम टू रिसाइट पांचाली बाय हार्ट। और यहां पर भी जो ग्रुप का लीडर था, उन्होंने तारापोदो को सुनाया, क्या करा? सुनाया नहीं, सिखाया। उसे सिखाया कि कैसे पांचाली गाते हैं बाय हार्ट। बाय हार्ट यानी कि बाय हार्ट करना, पूरा याद करवा दिया,
पूरा याद करवा दिया तारापोदो को. He too began to love him as his own. ठीक है, अब यहां पर उन्होंने भी, जो पंचाली सिंगर्स के जो है मास्टर थे, मतलब जो उनके एक तरह से लीडर थे, उन्होंने भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करना शुरू कर दिया. Like a pet caged bird, तारापोदो learned a few songs and then one morning flew away. जैसे कि एक पिंजरे में कैद एक पक्षी होता है ना, तो पिंजरे में कैद पक्षी की तरह उसने सीखा. पिंजरे में कैद इसलिए क्योंकि उसे वहां रुकना पड़ रहा था, उसे उसे लग रहा था, क्योंकि तो उसे तो घूमना पसंद था, लेकिन उसे ऐसा फील होता था वहां पर जैसे मैं पिंजरे में कैद हूं. लेकिन जैसे उसे मौका मिला, जैसे उसने सीखा, वो वहां से उड़ गया. ठीक है, वैसे ही वो वहां से उड़ गया और उड़कर कहां चला गया. यहां पर वर्ड मीनिंग्स बेटा आप लोग पढ़ोगे. फाइनली ही जॉइंड अ ट्रूप ऑफ जिम्नास्ट, और फाइनली उसने ज्वाइन किया अ ट्रूप ऑफ जिम्नास्ट. जिम्नास्ट तो समझते हो ना, जिम्नेजियम, जिम्नास्ट यानी कि जो ऐसे करतब वगैरह करते, तो उसने जिम्नास्ट को जो है वो ज्वाइन किया. फ्रॉम ज्येष्ठ टू आषाढ़ अ फेयर टुवर्ड द डिस्ट्रिक्ट, और उन्होंने कब जो है ट्रैवल किया, ज्येष्ठ से लेके आषाढ़. ज्येष्ठ और आषाढ़ आपने महीने सुने बेटा. सबका दिल तोड़ रहा था प्रियोशी, हाँ वो सबका दिल तोड़ रहा था प्रियोशी. बच्चे दिल तोड़ रहा था क्योंकि वो खुद का दिल नहीं लगाना चाहता था. ऑफ कोर्स वो जहां से भी जाता था दिल जो है वो टूटता है लोगों का, लेकिन यहां पर उसे जो है वो बंधन पसंद नहीं थे. उसे लगता था कि चलो मैं किसी टाइज में जो है वो बंधना नहीं चाहता हूं, मतलब मुझे कोई बांध के ना रखे. उसकी फ्री स्पिरिट थी, ही हैड फ्री स्पिरिट. तो हाँ ऑफ कोर्स लोगों का दिल टूटता होगा, क्योंकि लोग तो इमोशनल है ना, वो तो इमोशनल नहीं था इतना. तो अब ये ज्येष्ठ और आषाढ़ क्या होता है. ज्येष्ठ और आषाढ़ जो है ये हमारे इंडियन कैलेंडर मंथ्स. ज्येष्ठ और आषाढ़ हो गए इंडियन कैलेंडर मंथ्स. ज्येष्ठ, आषाढ़, पौष, माघ, शुक्ल पक्ष, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या होते हैं, हमारे इंडियन कैलेंडर के मंथ्स होते हैं. और ज्येष्ठ जो है, ज्येष्ठ अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया हमारा ज्येष्ठ जो है, मतलब स्टार्ट ही होने वाला है. ये होता है मई के एंड से लेके मई एंड टू मिड जून. तो मिड जून तक जो है ये आपका रहेगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मंथ. और आषाढ़ का जो महीना है दैट इज फ्रॉम मिड जून टू मिड जुलाई. ऑफ कोर्स आपके जो है ये जो ज्येष्ठ का मंथ होता है ना, ज्येष्ठ के मंथ में कहते हैं इतनी गर्मी पड़ती है, ठीक है, जेठ का महीना. हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है बोलते हैं जेठ का महीना, तो इट इज नॉट जेठ, इट इज ज्येष्ठ, ज्येष्ठ. ओके, अ फेयर टूर द डिस्ट्रिक्ट. तो यहां पर एक फेयर, एक मेला आया था. Jatra troops, Panchali singers, bards, dancers and stall holders traveled by boat from one side to another. तो यहाँ पर क्योंकि मेला लगा था किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सभी लोग थे वहां पर. जात्रा ट्रूप से, पंचाली सिंगर्स थे, बार्ड्स, बार्ड्स यानी कि पोएट्स, वहां पर पोएट्स थे, डांसर्स थे, और स्टॉल होल्डर्स. स्टॉल होल्डर्स का मतलब क्या होता है, ओनर्स ऑफ टेम्पररी शॉप्स, टेम्पररी शॉप्स एंड फेयर्स. पहले जो है ना मेले वगैरह लगते थे, तो मेले में जो दुकान लगाते हैं ना, दुकान लगाते हैं, कई ऐसे दुकान वाले भी होते थे जो मेले टू मेले अपनी दुकान चेंज करते रहते थे. पहले किसी मेले में उनकी दुकान लगती थी 10 से 15 दिन के लिए. ये तो आज भी होता है, ये तो अभी भी होता है. आप किसी भी मेले में जाओगे तो मेले में आपको इस तरह के स्टॉल होल्डर्स दिख जाएंगे जो कपड़े बेच रहे हैं, कोई पर्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है. तो वो एक मेले में बेचेंगे, 10-15 दिन का मेला होगा, फिर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे मेले में बेचेंगे. तो वैसे ही स्टॉल होल्डर्स के साथ वो घूम रहा था. फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग दिस राउंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूडेड अ स्मॉल जिम्नास्टिक ट्रूप फ्रॉम कैलकाटा. फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग इज दिस राउंड. और अब दूसरे साल में क्या था, उसने ज्वाइन किया था एक जिम्नास्टिक्स ट्रूप को. ये जो जिम्नास्टिक्स करते हैं वो कैलकाटा से आए थे, अलग अलग जगह जाता रहता था ना, अब जिम्नास्टिक ट्रूप्स के साथ घूम रहा था. एट फर्स्ट तारापत जॉइन द स्टॉल होल्डर्स. सबसे पहले तो उसने स्टॉल होल्डर्स को ज्वाइन किया. सोल्ड पान एट द फेयर, उनके साथ उसने क्या किया, सोल्ड पान, वो उनके साथ घूमता रहा. किसी के साथ भी घूमने लग जाता था, किसी को भी अपना बना लेता था. तो यहाँ स्टॉल होल्डर्स के साथ उसने मेले में पान बेचना शुरू किया. बट देन his natural curiosity drew him to the wonderful skills of the gymnast. लेकिन फिर उसका जो क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर जो क्यूरियस उसका नेचर था, क्यूरियोसिटी यानी ईगरनेस टू लर्न समथिंग. उसके अंदर क्या था बेटा, ईगरनेस टू लर्न समथिंग. उसके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने की एक तरह से इच्छा रहती थी, एक क्यूरियोसिटी रहती थी. अब उसने जिम्नास्ट को ज्वाइन कर दिया था.
एंड ही ज्वाइन देयर ट्रूप, और उसने उनकी ट्रूप को ज्वाइन कर लिया. ही हैड टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द फ्लूट वेरी वेल. उसने खुद को फ्लूट बजाना, यानी कि उसने बहुत अच्छे से फ्लूट बजाना सीख लिया, यानी बांसुरी बजाना सीख लिया. ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक डिस्प्ले ही हैड टू प्ले. उसे जो है क्या करना होता था, उससे जब ये जिम्नास्टिक्स कर रहे होते थे, यानी कि उसने जिम्नास्टिक्स नहीं सीखे, ठीक है, उसने ये नहीं था कि जिम्नास्टिक्स सीखे उसने, वहां पर उसने फ्लूट बजाना उसका काम होता था. कि बाकी लोग जो हैं जब जिम्नास्टिक डिस्प्ले कर रहे होते थे, अपने करतब दिखा रहे होते थे, तो वो अपनी फ्लूट में लखनऊ की ठुमरियां जो है वो प्ले करता था. लखनऊ की ठुमरी, ठुमरी भी एक तरह का म्यूजिक होता है, ठुमरी भी एक तरह की साउंड होती है, और ठुमरी जो है वो फ्लूट पर प्ले होती है. तो वो ठुमरी में जो है ऐसे फ्लूट बजाया करता था. एट टॉप स्पीड ऑन द फ्लूट, दिस वाज हिज ओनली टास्क. उसका सिर्फ यही काम था. तो जिम्नास्टिक समझो ना बेटा, आप करतब दिखाना. देखे ना मेले में कैसे करतब दिखाते हैं बेटा. अब नहीं होता ये सब, अब बहुत कम होता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था. तार पर चलना सुना है आप लोगों ने? हाँ, कृति मैं आपको समझा रही हूँ. कृति मेरा बच्चा, इसका मतलब हो गया, जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है जब कोई अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर कोई ना कोई एक्टिविटी करता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, ऐसे पोल पर ऐसे वो एक रस्सी बांध देते हैं, रस्सी पर चलना, करतब करना यानी कि ऐसे 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 उल्टा 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 घूमना, ठीक है, ऐसे उल्टे ऐसे ऐसे, ये जो आपका होता है हुपला, हुपला समझो ना, हुपला यानी कि ऐसे 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 हम लोग एक रिंग घुमाते हैं. तो वॉकिंग ऑन रोप, ये से ऑल दीज थिंग्स पुरानी मूवीज में आप लोगों ने बहुत देखा होगा. सीता और गीता, अगर आप लोगों ने कभी सीता गीता देखे तो सीता और गीता में जो गीता होती है उसका काम यही होता है, वो रस्सी पर चलती है, ठीक है. तो ये जो करतब दिखाना होता है उसे कहते हैं जिम्नास्ट. इसमें आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, जिसकी बॉडी अजाइल होती है, यहां पर मैंने मीनिंग एक्सप्लेन भी कर रखा है. एथलीट्स हु परफॉर्म एक्सरसाइजेस रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ, में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए और एजिलिटी चाहिए. आपकी बॉडी में अगर बैलेंस है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, या कई लोग, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी राजस्थान घूमने जाओगे ना, अगर आप कभी राजस्थान जाते हो, जयपुर वगैरह जाते हो, कहीं पर भी राजस्थान में घूमने जाते हो, तो वहां पर भी ऐसे जिम्नास्ट होते हैं. क्या करेंगे, ग्लासेस के ऊपर डांस करते हैं वो लोग. ग्लास के ऊपर डांस करेंगे, उल्टे ग्लास रख देंगे, उल्टे ग्लास के ऊपर डांस करना. कभी वो लोग कीलों के ऊपर नाचते हैं. तो इस तरह की चीजें जो है वो करी जाती हैं. तो ये होता है जिम्नास्ट, ठीक है, ये होते हैं जिम्नास्ट. और जो वो करते हैं दैट इज कॉल्ड जिम्नेजियम. ओके, It was from this troop that he had most recently absconded. ये वही ट्रूप था, अभी रिसेंटली वो कहां से भागा था. देखो वो अलग अलग जगह से भागता है, कभी जात्रा ट्रूप से, कभी पंचाली सिंगर से, कभी स्टॉल होल्डर से, और अभी उसने एब्सकॉन्ड किया था इन्हीं जिम्नास्टिक्स को. हो सकता है ये जिम्नास्टिक्स वाले भी इसे प्यार करने लगे थे, तो वो वहां से भाग आया, रैन अवे, वहां से भागा था. He had heard that the zamindars at Nandigram had founded on a lavish scale an amateur jatra group, so he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. उसने सुना था, देखो वो, उसे कोई भी क्यूरियस, कोई भी नई चीज सुनने को मिलती थी तो वो वहां से चला जाता था. उसने क्या सुना, यहां उसने सुना कि जो जमींदार है नंदीग्राम में, क्योंकि वो नंदीग्राम ही जा रहा था ना, नंदीग्राम के जमींदारों ने बहुत ही ग्रैंड स्केल पे ऑर्गेनाइज किया है जात्रा ट्रूप. एमेट्योर, एमेट्योर का मतलब होता है हु डू समथिंग एज अ पैशन नॉट प्रोफेशन. पैशन नॉट प्रोफेशन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो गिटार प्ले करता है या फिर गाना गाता है या डांस करता है, लेकिन वो एज अ प्रोफेशन नहीं देखता उसको, वो पैसे नहीं कमाता उससे, सिर्फ वो एक एमेट्योर गिटारिस्ट है या एमेट्योर डांसर है, अपने पैशन के लिए, अपनी एक तरह से कह सकते हैं हॉबी के लिए, अपने हॉबी के लिए डांस करता है, लेकिन हाँ उससे पैसे नहीं कमाता, उसका वो प्रोफेशन नहीं है. तो यहां पर एक ऐसा जात्रा ट्रूप है जो कि अपनी मर्जी से परफॉर्म किया करते थे. तो यहां नंदीग्राम के जमींदारों ने ऐसा ही एक जात्रा ट्रूप ढूंढा था और वो वहीं पर रहने वाले थे. तो उसने अपना झोला उठाया और उन्हीं की तरफ भाग गया कि अब मैं फिर से एक नया जात्रा ट्रूप जो है वो ज्वाइन करूंगा. और यहीं रास्ते में उसे बिल्कुल ही हैड वॉन्डरलस्ट, यस ही हैड वॉन्डरलस्ट, और रास्ते में जो है मोतीलाल बाबू से मिले थे. Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any. He was deep down entirely detached and free. Despite these connections, इतने सारे connections थे उसके, कितने सारे लोगों से मिला, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी यहां से, कभी वहां से, कितने लोगों के बीच में वो घूमा, लेकिन कभी भी उसका जो ट्रू नेचर था वो करप्ट नहीं हुआ. करप्ट का मतलब होता है यहां
चेंज्ड, ऑल्टर्ड, यानी कि कभी उसका जो कोर पर्सनालिटी उसकी चेंज नहीं हुई। कोर पर्सनालिटी रिमेन अनचेंज्ड, वो दिल से कभी भी बदला नहीं। ऐसा नहीं था कि वो जहां गया वहीं का हो गया, नहीं, ही वॉज डीप डाउन, अंदर से वो सभी से डिटैच था, अंदर से उसने कभी किसी के साथ दिल नहीं जोड़ा। डिटैच यानी कि नॉट अटैच्ड इमोशनली, वो इमोशनली कहीं पर भी टाइट डाउन नहीं हुआ, कहीं पर भी बंधा नहीं किसी से। और यहां पर ये भाई आपके वर्ड मीनिंग्स आ गए। The foul language he had heard, the dreadful sights he had seen, had not fixed them in his mind. देखो भाई वो इतनी जगह पर गया, सबसे बड़ा सवाल आता है कि तारापोदो इतनी जगह पर गया, कभी यहां कभी वहां, देखो भाई किसी मेले में, कभी यात्रा ट्रूप्स के बीच में, तो ऑफ कोर्स वहां पर उसे कुछ गंदे लोग भी मिले होंगे जो गंदी बातें करते होंगे, अभद्र भाषा का यूज करते होंगे, गंदी लैंग्वेज का यूज करते होंगे। फाउल लैंग्वेज का मतलब यही होता है, ठीक है, डर्टी लैंग्वेज। उसने बहुत गंदी लैंग्वेज भी सुनी, उसने बहुत ज्यादा ड्रेडफुल साइट्स का मतलब होता है बहुत ही भयानक नजारे भी देखे होंगे, बहुत भयानक नजारे भी देखे होंगे, गलत काम होते हुए भी देखे होंगे, लेकिन किसी ने भी उसके दिमाग पर फिक्स नहीं किया, यानी कि कुछ भी उसके दिमाग में फिक्स नहीं हुआ, उसने उन सबका इन्फ्लुएंस अपने दिमाग पर नहीं पड़ने दिया। देख रहे हो कितना अच्छा लड़का है। तारापोदो के ऊपर किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा। दे पास्ड हिम बाय यानी कि वो उससे गुजर कर चले गए, यानी कि उसे किसी का असर नहीं पड़ा। He remained unbound by any kind of habit or custom. वो unbound रहा, unbound यानी कि untied, उसे कोई भी बांध नहीं सका, उसे कोई गंदी आदत नहीं पड़ी, उसे किसी भी तरीके की आदत या किसी भी तरीके का कस्टम, ये नहीं कि उसे आदत पड़ गई कि अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, पान खाने की या फिर कोई गलत आदत उसे नहीं पड़ी, उसने गलत भाषा नहीं सीखी, उसने गलत काम नहीं सीखा। Now he swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. ये बड़ी अच्छी लाइन है। तारापोदो का जो वॉन्डरलस्ट है, तारापोदो कितना प्योर है, इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बहता जाता था, वो यानी कि एक तरह से स्विम कर रहा था, जैसे एक स्वान होती है जो गंदे पानी में भी स्विम करने के बाद ऊपर से आपको एकदम सफेद दिखती है, उसकी प्योरिटी खराब नहीं होती, वो एकदम एक व्हाइट स्वान ही रहती है, व्हाइट कलर की ही रहती है। वैसे ही हमारा तारापोदो था। तारापोदो मर्की का मतलब होता है डर्टी वाटर्स, ठीक है, डर्टी वाटर्स में घूमने के बाद में उसके विंग्स एकदम व्हाइट थे, बिल्कुल एक स्वान की तरह। तो यहां पर सिमिली का जो है वो यूसेज हुआ है। However, many times his curiosity made him dive in. His wings would not be soaked or spoiled. कभी-कभी क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था, तो वो इस गंदे पानी के अंदर गोते भी लगाता था, डूब भी जाता था, उसमें डुबकी भी लगाता था, क्योंकि स्वान का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, उसे एक स्वान से कंपेयर कर रहे हैं, स्वान एक सिमिली लिया है, तो एक स्वान की तरह ही वो बहता जाता था, उसके विंग्स प्योर रहते थे, वो भले ही इस गंदे पानी में डुबकी क्यों ना लगा ले, उसके विंग्स कभी भी भीगते नहीं थे और गंदे नहीं होते थे। समझ रहे हो? एक स्वान भी बिल्कुल ऐसी होती है, स्वान को देखा ना आपने, एकदम व्हाइट कलर की व्हाइट विंग्स होते हैं। यहां स्वान प्योरिटी, स्वान किसका एग्जाम्पल है बेटा? स्वान किसका सिंबल है? स्वान इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. इस रनअवे का मतलब क्या होता है? भगौड़ा बच्चा जो इधर से उधर भागता रहता है। ये जो भागने वाला बच्चा है, उसके अंदर एक प्योर और नेचुरल इनोसेंस जो है वो हमेशा से थे। So much so that the worldly wise मोतीलाल बाबू invited him without doubt or question and with great tenderness. उसके अंदर इतना अट्रैक्शन था कि वर्ल्डली वाइज यानी कि वेरी एक्सपीरियंस्ड, कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मोतीलाल बाबू ने भी उसे अपने घर में, मतलब उसे अपनी बोट पर इनवाइट कर लिया। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस के साथ। ऑफ कोर्स होता है यार, देखो भाई ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, हम लोग सोचेंगे भाई मोतीलाल बाबू ने ऐसे ही किसी लड़के को क्यों इनवाइट कर लिया, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ये अट्रैक्शन जो है वो थी। ओके, तो ये रहे आपके वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद आपका ये सेकेंड पार्ट शुरू हो जाएगा चैप्टर का, लेकिन उससे पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। बेसिकली इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स पता ही होगा आपको। आज हम लोग 3 पार्ट्स कवर करेंगे और 2 पार्ट्स नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। हाउ डज अन्नपूर्णा रिएक्ट टू तारापथ's प्रेजेंस ऑन द बोट?
How did she react? She views him with suspicion and distances herself, develops immediate maternal affection, longing for the son she never had, indifferent and ignores him. She dislikes him intensely. Annapurna. टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस बेटा. अविका 6 पार्ट्स है कि 5 पार्ट्स है? अरे हाँ भाई 6 पार्ट्स है इसके, तो 3 तो आज हमें कवर ही करने पड़ेंगे. मुझे लगा 5 है. 6 है, 6 है. ओके नंदिनी. सिक्स पार्ट्स है, 3 तो आज करने ही पड़ेंगे. Okay. The correct answer is she develops immediate maternal affection, longing for the son she never had. ठीक है. मेटर्नल अफेक्शन का मतलब होता है जैसे माँ वाला प्यार उसको आ गया था और उन्हें लगता था कि यार ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है. वो बेटा जो उनका क्योंकि बेटा नहीं था. तो 89% बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है हर्षी, सार्थक, आविशी, अदिति, मोहम्मद नुमान खान, इशिका, स्वगातिका, रॉनित, सीक्रेट टाइटन, वर्तिका. बहुत सारे बच्चों ने दिया ए. व्यूज हिम विद सस्पेशन. नहीं, सस्पेशन कहीं नहीं. अन्नपूर्णा कितने अच्छे से खाना खिला रही थी. हाँ. What does Tarapad's skill in practical tasks, cooking, sailing, shopping reveal? He is preparing to become a professional servant. He is a quick learner and natural adapter, integrating himself through usefulness. He is bored and needs occupation. He is escaping from something. बट ये प्रैक्टिस स्किल्स थी उसके अंदर. अभी हम आगे देखेंगे कि वो बोट भी बहुत अच्छी चलाएगा. तो what does this tell us? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ हैंग हो गया भाई तुम्हारा पोल. रुक जाओ. पोल लटक गया है बेटा. आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम. चल, नाउ इट हैज स्टार्टेड. अफीफा मैं ट्राई करूंगी कि बेटा 3 लेक्चर्स ना लगे, 2 ही लेक्चर्स में हमारा काम हो जाए. चैप्टर अच्छा है लेकिन लेंदी है. बहुत सारे चैप्टर्स है जो आपके लेंदी हैं. Okay. The correct answer is B. He is a quick learner and a natural adapter, integrating himself through usefulness. B is the correct answer. 97% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. जुईल मलाकर, जूल, सार्थक, रॉनित, हर्षी, ऋत्विक, योगेश, दिव्यांश, अदिति, आविशी एंड योगिता गुप्ता. तो ही इज अ क्विक लर्नर. वो बड़ी जल्दी सीख जाता है. नेचुरल अडेप्टर मतलब ही अडेप्ट्स टू द थिंग्स. वो बड़ी जल्दी चीजों को अडेप्ट कर लेता है, नई चीजों को. इनग्रेटिंग हिमसेल्फ. इनग्रेटिंग यानी कि देखो, इनग्रेटिंग हिमसेल्फ थ्रू यूजफुलनेस यानी कि एक तरह से वो जहां पर भी रहता है वो यूजफुल बनना चाहता है. वो चाहता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, किसी भी तरीके का बोझ जो है वो ना बनूं मैं किसी के ऊपर. तो दैट इज व्हाई ही डज सो. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स गो फर्दर. चलो ये बाकी के क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे. चलो आगे चलते हैं. ओके. इन द आफ्टरनून द बोट सेट सेल. अब आफ्टरनून में द बोट सेट सेल. तो अभी तक जो है हमें बैकग्राउंड की स्टोरी पता चलती है. दोपहर को जो है वो बोट चलने लगती है. अन्नपूर्णा कंटिन्यू टू आस्क द बॉय काइंड क्वेश्चंस अबाउट हिज होम एंड फैमिली. अब अन्नपूर्णा बहुत क्यूरियस थी. अन्नपूर्णा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है, परिवार के बारे में जानना चाहती है. तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रही है. ही आंसर्ड लैकोनिकली. लैकोनिकली यानी कि इन फ्यू वर्ड्स.
यानी कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके नहीं, पर थोड़े थोड़े शब्दों में वो जवाब दे रहा था तारापोदो, एंड देन वेंट आउट ऑन द डेक टू एस्केप। और फिर बचने के लिए वो डेक पर चला जाता है, यानी कि उसको लगता है कि मैं और ज्यादा जवाब ना दूं। वो नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार के बारे में, वो पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वहां से भाग जाता, मतलब एस्केप कर जाता है, डेक पर चला जाता है उसे अवॉइड करने के लिए। तारापोदो took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail। अब तारापोदो जो है he takes refuge यानी कि शेल्टर। तारापोदो जो है वो छत पर जाता है, और छत पर जाने के बाद, ठीक है, बोट के छत पर जाने के बाद वो सेल की शेड में जो है जाकर लेट जाता है। स्लोपिंग पैस्चर्स, फ्लडेड जूट फील्ड्स, ग्रीन रिपलिंग लेट ऑटम पैडी, नैरो पाथ्स लीडिंग फ्रॉम द घाट्स एंड विलेजेस शेडेड बाय एनसर्कलिंग foliage came one by one। यहां एक्सप्लेन करें हैं वो ब्यूटी, इमेजरी का यूज यहां पर कर रहे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, कि जब बोट चल रही थी तो बोट किस किस चीज को क्रॉस कर रही थी, तो बोट क्रॉस कर रही थी स्लोपिंग पैस्चर्स को। स्लोपिंग पैस्चर्स का मतलब होता है गोइंग अप एंड डाउन, ऐसे ये होती है स्लोप, ये होती है स्लोप, यानी कि जो बिल्कुल लेवल नहीं होती, तो ऐसे कई वो पैस्चर से गुजरे, ठीक है, ऐसे मतलब पहाड़ियों पर जब किसी ने खेत उगाए हुए थे। फ्लडेड जूट फील्ड्स जिसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। ग्रीन रिपलिंग लेट ऑटम पैडी यानी कि राइस फील्ड्स। अब राइस फील्ड्स में भी क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, तो वो पानी कैसा था, एकदम ग्रीन था, एकदम रिपलिंग था। रिपलिंग का मतलब क्या होता है, रिपलिंग का मतलब होता है जब ऐसे 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 सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें जरा सा कुछ गिर जाए तो ऐसे रिपल्स बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे राउंड सर्कल्स बन जाते हैं, तो राउंड सर्कल्स बन रहे थे, तो ऐसे उन्होंने पैडी फील्ड्स को क्रॉस किया। नैरो पाथ यानी कि बहुत पतले पतले रास्ते जो किसी घाट की ओर गुजर रहे थे, और उन्होंने ऐसे विलेजेस को भी क्रॉस करा व्हिच वर एनसर्कलिंग यानी कि सराउंडिंग फोलियाज का मतलब होता है लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ऐसे भी उन्होंने गांव देखे जो पत्तों से ढके हुए थे, हर जगह पत्तों से ढके हुए थे, यानी ग्रीन उन्होंने जो है वो विलेजेस को भी क्रॉस किया। तो ये खूबसूरत जगहों जो को वो क्रॉस करे थे। टू दिस वाटर अर्थ एंड स्काई, दिस मूवमेंट ऑफ लाइफ एंड साउंड, टू दिस वाटर, पानी, अर्थ, स्काई, ये सब चीजें उन्हें नजर आ रही थी। पानी में वो थे, आसमान उनके ऊपर था, अर्थ उन्हें सामने नजर आ रही थी, अर्थ का मतलब है जमीन उन्हें नजर आ रही थी। दिस मूवमेंट ऑफ लाइफ एंड साउंड, उसे ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। लाइफ एंड साउंड, वहां लाइफ भी थी, सब लोग भी उन्हें दिख रहे थे, साउंड थी खूब सारी। दीज वैरिड लेवल्स यानी कि अलग अलग डिफरेंट लेवल्स, उसे क्या दिख रहा था वहां पे, अलग अलग तरह के लेवल्स दिख रहे थे। एंड वास्ट विस्टास का मतलब होता है अपीलिंग व्यूज, बहुत खूबसूरत नजारे जो है उसे देखने को मिल रहे थे, बहुत खूबसूरत नजारे जो है उसे देखने को मिल रहे थे। वो सब चीजों को क्रॉस करा था। टू दिस ह्यूज इमूवेबल म्यूट अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड द बॉय वाज इंटीमेटली लिंक्ड। कितनी खूबसूरत तरीके से बताया है। तारापद जो कि एक वॉन्डरलस्ट, जिसे वॉन्डरलस्ट पसंद है, मतलब जिसे घूमना पसंद है, इधर से उधर भटकना पसंद है, जिसे ट्रैवल करना पसंद है, उसको ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। टू दिस ह्यूज इमूवेबल यानी कि जो कभी इमूवेबल, जो हिलती नहीं है, म्यूट अनब्लिंकिंग नेचुरल वर्ल्ड एकदम अनब्लिंकिंग है, जो पलक नहीं झपकाता यानी कि हमेशा जीवित रहता है। नेचुरल वर्ल्ड, नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, सुबह भी और शाम को भी, रात को भी। नेचर हमेशा एक्टिव होता है, सुबह जो है वो एक्टिव होता है, सभी बर्ड जुट जाते हैं, चहचहाते हैं, शाम को भी जो है वो सोने चले जाते हैं, रात को उल्लू जाग रहे होते हैं। तो जो नेचुरल वर्ल्ड होता है वो हमेशा लाइव होता है, हमेशा लाइवली रहता है। द बॉय वॉज इंटीमेटली लिंक्ड, बॉय जो है नेचर के साथ एकदम इंटीमेटली लिंक्ड हो गया। इंटीमेटली लिंक्ड यानी कि इंस्टेंटली कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड। ही वॉज डीपली कनेक्टेड टू दिस, वो बहुत ज्यादा अच्छा एक कनेक्शन नेचर के साथ बना देता है। As he sat, he soon got talking with the helmsman and the oarsmen. अब देखो यहां पर तारापोदो कैसे सबको अट्रैक्ट कर लेता था, थोड़ी देर बाद ही वो बात करने लगता है हेल्म्समैन और ओर्समैन के साथ। तो ये हेल्म्समैन कौन होता है? हेल्म्समैन यानी कि वन हु स्टर्स द बोट, वो इंसान जो बोट को दिशा दिखाता है, ठीक है, बोट को स्टर करता है, इधर से उधर जो है वो जो है स्टर करता है, यानी कि बोट की पोजीशन को जो है वो चेंज करता है।
ओके, एक तरह से ड्राइवर टाइप हो गया। ओर्समैन क्या होता है? वन हु एक तरह से सब लोग कह सकते हैं वन हु sails the boat using oars, जो ओर्स का यूज करके, ओर्स का मतलब होता है, ये समझ रहे हो ना आप लोग, ये देखो, ये हो गया आपका हेल्म्समैन, ये हेल्म्समैन होगा शायद, ठीक है। और ओर्स होते हैं जैसे कि एक डंडा टाइप भी होता है, डंडों का यूज करके कंट्रोल करता है, हाँ ये कंट्रोल करता है हेल्म्समैन। और ओर्समैन क्या होता है? उसको बोट को चलाता है, उसके पास एक डंडा भी होता है हाथ में। ओके, तो वो ऐसे खेवैया टाइप जो होता है, ऐसे बोट को हिलाने वाला। तो यानी कि बोट पर जो काम कर रहे थे उनके साथ वो बात करने लगता है। समटाइम्स ही टुक द ओर्स एंड पंटेड द बोट हिमसेल्फ, कई बार तो वो खुद ओर उठा के ही पंटेड यानी कि मूव्ड। अब ये पंटेड का मूव मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो कई बार क्या है ना, बोट कहीं ना कहीं अटक जाती है, पानी में कहीं अटक जाती है, कोई दलदल होता है या नीचे कुछ फंसा हुआ होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो वो डंडा होता है ना, जो ओर होता है, ओर को पानी में डालना पड़ता है, ठीक है, चप्पू से चलाना, हाँ चप्पू से चलाना, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था, चप्पू चलाना। तो कई बार आपको चप्पू को पानी में डालना पड़ता है, पानी में सरफेस को टच करना पड़ता है और फिर आपको बोट को मूव करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको अड़ाना पड़ता है चप्पू को उसे मूव करने के लिए। तो उससे वो स्किल भी वो सीख रहा था। क्या सीख रहा था? बोट चलाने की, ठीक है, वो भी उसको आती थी, वो भी वो उनके साथ करा था, वो हेल्प करा था उनकी पूरी। When the helmsman needed a smoke, he would take the tiller। और जब हेल्म्समैन को कई बार हुक्का पीना होता था, सिगरेट पीना, मतलब वो बीड़ी वगैरह पीनी होती थी, तो वो खुद टिलर को पकड़ लेता था। टिलर यानी कि हैंडल, वो खुद उसका हैंडल पकड़ लेता था। When the sail needed to be turned, he helped skillfully। और कभी अगर ये जो सेल होती है, ये जो सेल होता है या मास्ट होता है, मास्ट या सेल, उसको कभी यूज मतलब कुछ चेंज करना होता था, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती थी, तो भी वो उसकी हेल्प करता था। यानी कि कहने का मतलब है, अच्छा हमारे स्कूल की तरफ से रोइंग कंपटीशन अटेंड किया था, हमारे लड़कों की बोट उलट गई। ये कौन से एरिया में रहते हो बेटा आप, कहां पर हुई थी ये बोटिंग, प्लीज टेल मी। तो ये सब चीजें हैं, यानी कि ही वॉज अ वेरी स्किलफुल लर्नर, बहुत अच्छे से वो चीजों को सीखता था। तो यहां पर आपके वर्ड मीनिंग्स, जस्ट बिफोर डस्क अन्नपूर्णा कॉल्ड तारापोदो एंड आस्क्ड व्हाट डू यू लाइक टू ईट एट नाइट। अभी देखो वो उसी दिन की बात चल रही है। तो यहां पर अन्नपूर्णा ने उसे बुलाया और कहा तुम्हें रात को क्या खाना पसंद है। Whatever I get, said तारापोदो, I don't eat every day। जो भी मुझे मिल जाए, मैं हर रोज नहीं खाता। ऑफ कोर्स तारापोदो जो है घर से भाग गया था, ठीक है, तारापोदो जो है वो घर से भाग गया था, घर से चला गया था वो। तो घर से जो भाग जाता है उसे ये थोड़ी ना कि रोज गरम गरम खाना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी कहीं रह रहा है, कभी किसी के साथ रह रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है। तो वो खुद कहता है कि मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं खाता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं खा लेता हूँ, और मैं हर रोज भी नहीं खाता, यानी कभी कभी ऐसे भी दिन होते होंगे जब वो कुछ नहीं खाता था। She felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality। अब यहाँ जो अन्नपूर्णा है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि इस लड़के को मेरी हॉस्पिटैलिटी से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ही इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो बड़ी हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी कि मैं इसे हॉस्पिटैलिटी दिखा रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी यानी कि मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, एक अच्छी होस्ट बन रही हूँ, इसे खाने को पूछ रही हूँ, पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। She longed to feed, clothe and give succor to him। उसे बहुत इच्छा हो रही थी, अन्नपूर्णा को बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं इसे खिलाऊं, मैं इसे कपड़े पहनाऊं, मैं इसे सकर यानी कि मैं इसको हेल्प करूं, किसी तरीके से उसे असिस्टेंस दूं, किसी तरीके से उसकी कोई मदद करूं, उसे सपोर्ट करूं। बट शी कुड नॉट डिस्कवर हाउ टू प्लीज हिम। लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे प्लीज करूं, कैसे इसे खुश करूं। वो उसे किसी तरीके से खुश करना चाहती थी। शी ऑस्टेंटेशियसली सेंट हर सर्वेंट्स टू बाय मिल्क एंड स्वीट्स। उसने ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है शो ऑफ करके, ओके, टू डू समथिंग, यहां पीछे भी लिखा हुआ है, टू डू समथिंग इन एन एग्जैजरेटेड वे to grab someone's attention। किसी की अटेंशन पाने के लिए जब हम बढ़ा चढ़ाकर कुछ करते हैं, शो ऑफ टाइप करते हैं, वो शो ऑफ करने लगे,
मतलब वो एक तरह से दिखाना चाहती थी कि देख मैं तेरे लिए कुछ कर रही हूं। तो वो उसके सामने जानबूझकर नौकरों को बोलती है कि जाओ जाकर दूध लेकर आओ, मिठाइयां लेकर आओ। वो उसके अटेंशन को अपनी तरफ लाना चाहती थी कि मैं तेरे लिए दूध और मिठाइयां जो है मैंने मंगवाई है। तारापद एट द स्वीट्स विलिंगली इनफ। अब तारापद ने जो स्वीट्स थी, मिठाइयां तो बड़ी खुशी से खाई, बट ही वुड नॉट टच द मिल्क। उसने दूध को हाथ भी नहीं लगाया। Even the taciturn Motilal urged him to drink it, but he simply replied, "I don't like it." तो यहां पर अन्नपूर्णा ने तो बोला ही। taciturn का मतलब होता है रिजर्व्ड, जो बहुत कम बोलता है। यहां पर मोतीलाल जो बहुत कम बोलते थे, जो बहुत अनकम्युनिकेटिव थे, ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, उन्होंने भी कहा इससे तारापदों से कि दूध पी लो, लेकिन उसने नहीं पिया। उसने कहा मुझे दूध पसंद नहीं है। 3 days passed. तारापद expertly joined in everything from the cooking and shopping to the sailing of the boat. 3 दिन बीत गए और तारापदो हर चीज में निपुण हो रहा था, हर चीज में अपनी स्किल्स को शो कर रहा था। चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे वो सेलिंग हो, बोट को सेल करना हो, बोट को जो है चलाना हो। Anything he saw interested him. Any work that he did absorbed him. Anything he saw, कोई भी चीज जो उसे इंटरेस्ट करती थी, कोई भी चीज जो उसे इंटरेस्टिंग लगती थी, कोई भी चीज जो वो सीखना चाहता था, he absorbed him, वो उसे एब्जॉर्ब कर लिया करता था, यानी कि वो उसे बहुत जल्दी सीख लिया करता था। His sight, his hands and his minds were ever active. उसकी नजर, उसके हाथ, उसका माइंड हमेशा एक्टिव रहता था, यानी वो बहुत एक्टिव था। हर वक्त कभी ये सीख लूं, कभी वो सीख लूं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी यहां चला जाऊं, कभी वहां चला जाऊं। तो ये सब चीजें थी, वो इतना ज्यादा एक्टिव था। और ये बच्चे, तारापद जो है इतना कुछ सीख रहा है और मेरे प्यारे बच्चे सैचुरेटेड हुए जा रहे हैं। क्या अरे क्या गुंडा बनेगा रे तुम, क्या तारापद बनोगे रे तुम मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें पहले समझाया 3-3 लेक्चर थोड़ा लगाने इस चैप्टर को खत्म करने में, सिलेबस नहीं खत्म करना। 12th बोर्ड्स की तैयारी नहीं करनी, सिलेबस को कैसे खत्म करोगे जब बेटा 6 पार्ट्स के लिए अगर मैं 2 ही पार्ट पढ़ाऊंगी तो 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन मैं नहीं लगाना चाहती, मैं 2 ही लेक्चर लगाना चाहती हूँ। तो आज मुझे 3 पार्ट्स खत्म करने दो। यो चीकास सुन लो सारा बच्चे। डस्क का मतलब क्या होता है बेटा? डस्क का मतलब होता है शाम। डस्क एंड डॉन, डॉन यानी कि अर्ली मॉर्निंग, डस्क यानी कि अर्ली इवनिंग, जब शाम। हाँ तुम लोग तुमको एकदम सिर्फ बैठकर सुनना है, तुमको एकदम बैठकर सुनना है, मुझे तो बोलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लिखना है। तुम लोग एक जगह बैठे बैठे थक गए, पिटाई होगी भाई, पिटाई होगी, सचमुच में बता रही हूं। ओके, like nature herself, he was always serene and detached. वो नेचर की तरह, जैसे प्रकृति होती है, जैसे नेचर होती है, नेचर क्या है? नेचर हमेशा जैसे शांत होता है, काम होता है और डिटैच्ड होता है, वैसे ही डिटैच क्यों होता है? नेचर डिटैच क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? नेचर इज डिटैच्ड। नेचर इज डिटैच्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? नेचर एकदम से बदल जाता है। समर है तो उसके बाद विंटर आ जाती है, उसके बाद ऑटम है, फिर स्प्रिंग है। तो समर को यहां पर नेचर को भी डिटैच बोला गया है, तो वैसे ही हमारा तारापद भी है। People usually dwell in a fixed place, but Tarapad was like a joyous wave on life's unending stream. लोग जो है usually dwell यानी कि stay. Usually लोग जो है एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, एक फिक्स जगह पर हमारा तारापद एक joyous wave, वो एक खुशी की लहर की तरह था। वो खुशी की लहर की तरह था, जैसे जीवन उसके लिए एक स्ट्रीम थी, एक एंडलेस स्ट्रीम थी, कभी ना रुकने वाला कंटिन्यूअस फ्लो था। तारापद के लिए जो जीवन था वो एक कंटिन्यूअस, कभी ना रुकने वाली कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर था, और वो उसमें बहता ही जाता था, बहता ही जाता था। पास्ट और फ्यूचर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे पास्ट या फ्यूचर से कभी फर्क नहीं पड़ता था। मूविंग फॉरवर्ड वाज द ओनली थिंग दैट मैटर्ड। उसके लिए बस ये था कि मुझे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, कभी भी रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं कभी हार के भी। By mixing with various groups, he had learned all sorts of delightful accomplishments. क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ जाता था, जात्रा रोज, पंचाली सिंगर्स, ये वो, तो उसे बहुत सारी डिलाइटफुल, मजेदार अचीवमेंट्स, accomplishments, उसे बहुत सारे टैलेंट्स थे उसके अंदर, बड़ा टैलेंटेड बच्चा था। Things were stamped on his mind with astonishing ease. सारी चीजें उसके दिमाग पर छप जाती थी। स्टैम्प्ड यानी कि एनग्रेव्ड,
उसके दिमाग में सब चीजें छप जाती थी और बहुत एस्टॉनिशिंग, बड़ा ही सरप्राइजिंग, बड़े ही सरप्राइजिंगली ईज के साथ, बड़े ही आसानी के साथ, अनक्लाउडेड एज इट वॉज बाय एनी काइंड ऑफ वरी। उसका जो वो ना, उसके अंदर कोई वरी नहीं थी, उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। ही वॉज अनक्लाउडेड। अनक्लाउडेड का मतलब हो गया अनट्रबल्ड। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, वो किसी चीज से परेशान नहीं होता था। ही न्यू पंचाली, फोक टेल्स, कीर्तन एंड लॉन्ग पीसेस फ्रॉम यात्रास। उसे सब आता था, पंचाली, फोक टेल, पंचाली मतलब वही जो बैलेज होते हैं, कीर्तन, भजन, सब उसको आता था, सब चीजें उसे आती थी। मोतीलाल बाबू हैबिचुअली रेड द रामायण टू हिज वाइफ एंड डॉटर। तो हमारे जो मोतीलाल हैं वो हर रोज रामायण सुनाते थे अपनी बीवी को और अपनी बेटी को। हैबिचुअली, ये उनकी हैबिट थी कि मैं हर शाम को रामायण सुनाऊंगा। वन इवनिंग ही हैड जस्ट गॉट टू द स्टोरी ऑफ लव एंड कुश व्हेन तारापद अनेबल टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ। अब वो लव कुश का पाठ एक दिन सुनाने ही लगे थे कि तारापदो खुद को रोक नहीं पाया। ही कुड नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ। रिस्ट्रेन यानी कि ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, खुद को रोक नहीं पाया। केम डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बोट एंड सेड, पुट द बुक अवे, आई नो अ सॉन्ग अबाउट लव एंड कुश, प्लीज लिसन। उन्होंने कहा इस किताब को साइड में कर दो, मुझे एक बहुत अच्छा गाना आता है लव कुश के बारे में, प्लीज ध्यान से सुनिए। खुद को रोक नहीं पाया वो। ही began a पंचाली, उसने पंचाली गाना शुरू किया। The verse, sweet as a flute, flowed swiftly. The helmsman, the oarsman came and peered through the door of the cabin. अब यहां पर जब उसने गाना शुरू किया, इतनी खूबसूरती से गाना गाया कि वो इट फ्लोट स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी कि बहुत ही एकदम आसानी के साथ, बहुत ईज के साथ वो गाने लगा। सब लोग उसकी आवाज को सुने थे। हेल्समैन, ओर्समैन केम एंड पियर्ड थ्रू। पियर्ड थ्रू यानी लुक्ड इंटेंटली, झांकने लगे, झांकने लगे, ठीक है। लुक विद डिफिकल्टी मतलब वो भी अपने विंडो से झांकने लगे कि कौन गा रहा है, अपने अपने केबिन से सुनने लगे ये कौन है जो इतना खूबसूरत गा रहा है। एज डस्क फेल, डस्क यानी कि इवनिंग, ठीक है, जब इवनिंग होने लगी, शाम होने लगी, अ स्ट्रीम ऑफ लाफ्टर, उसमें हंसी भी थी, उसमें पैथोस भी थे। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस रिलेटेड टू सैडनेस, जो सैडनेस, ठीक है, पेन के इमोशंस होते हैं, उसमें हंसी थी, उसमें इमोशंस थे। एंड म्यूजिक स्प्रेड थ्रू द इवनिंग, और पूरी शाम की जो हवा थी उसमें म्यूजिक जो है वो फैल गया था, इसमें इमोशंस फैल गए थे। यानी कि जब वो गा रहा था तो उसमें हंसना भी, देखो लव कुश का आप जब सुनोगे तो लव कुश का जो वो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें हंसी भी है, उसमें इमोशंस भी है, उसमें रोना भी है, उसमें सब चीजें हैं। The banks became alert and people in passing boats were lured for a moment. बैंक्स यानी कि किनारे, जहां से वो गुजर रहे थे वहां किनारों पर भी लोग इकट्ठे हो गए कि ये कौन गाना गा रहा है, इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। और जो आसपास जो बोट्स गुजर रही थी, ऐसा थोड़ी था सिर्फ मोतीलाल बाबू की ही बोट थी, वहां पे और भी बोट्स थी, वो बोट्स पर जो लोग बैठे थे वो भी ल्योर्ड हो रहे थे, वो भी ल्योर्ड यानी कि वो भी अट्रैक्टेड हो रहे थे एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए कि भाई ये कौन गा रहा है इतना बढ़िया। And strained their ears to listen, and they strained their ears, यानी कि वो भी कान लगा के, वो अपने कान पर जोर डाल रहे थे कि हमें ये खूबसूरत आवाज सुनने को मिले। When the Panchali had finished, everyone sighed deeply. और जब पांचाली खत्म हुआ तब ने जो सबने साई किया, साई यानी कि ब्रीथ, ब्रीथ लाउडली, सबने एक गहरी सांस ली, एक ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल साउंड। जब हम ऐसे बोलते अब तुम्हें मेरा सांस लेना सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मैं सांस ले रही हूं, तो ऐसा होता है राहत की एक सांस ले। विशिंग इट वुड लास्ट फॉरएवर, और कहते हैं हाय काश ये हमेशा चलता रहता, चाहे काश ये हमेशा हम सुनते रहते, इतना खूबसूरत था। The tearful Annapurna longed to take the boy and press him to his breast and bury her hair, chest in his ear। मतलब यहाँ पर अन्नपूर्णा को बहुत प्यार आता है, अचानक से बहुत प्यार आता है तारापौधों पे। वो चाहती थी कि वो उसे अपने सीने से लगा ले, अपने सीने से लगाकर उसका जो bury her face in his hair, वो अपना जो फेस है वो उसके बालों में रख ले, यानी कि ऐसे प्यार से उसे गले लगाकर ऐसे ऐसे चूमे, उसे प्यार करे। Motilal Babu thought, if I could somehow keep this boy, he would make up for me having no son. और मोतीलाल बाबू सोचते हैं कि काश ये मेरे साथ रुक जाए, काश ये मेरे साथ, हमारे साथ ही रुक जाए, और काश जो मेरा बेटा नहीं है ये चीज, he should make up for that,
ये चीज जो है कवर अप हो जाएगी, मेरा कभी बेटा नहीं है, ये मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, काश ये मेरे साथ हमेशा रहे। द लिटिल गर्ल चारू शशि दो वाज फुल ऑफ एनवी एंड जेलस। लेकिन यहां एंट्री होती है हमारी चारू शशि की। चारू शशि जो है वो क्या होती है, उससे एनवी एंड जेलसी, उसके अंदर एकदम से एनवी और जेलसी भर जाती है। व्हाट इज एनवी? एनवी का मतलब क्या होता है? एनवी का मतलब होता है मेरा बच्चा, बेटा जरा सा रह गया, एनवी का मतलब अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट और रिसेंटमेंट अराउज्ड बाय समवन एल्सेस पोजेशन, क्वालिटी और लक्स। जूलियस सीजर पढ़ा था हमने, जूलियस सीजर से सब एनवी करते थे, चाहे वो केसियस था, चाहे वो डीसियस ब्रूटस था, ये सारे के सारे सीना थे, दे वर वेरी मच एनवियस ऑफ जूलियस सीजर। एनवियस का मतलब क्या होता है? वो डिसकंटेंट थे, रिजेंट करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि उसके पास कुछ था, उसके पास पोजीशन थी, उसका लक अच्छा था, उसके अंदर क्वालिटीज थी, तो वो सब उससे एनवियस थे। हमारी चारू शशि भी जो है वो उससे जलती है। अब ये पैसेज 3 बहुत छोटू सा है, फटाफट से सुन लो फिर छुट्टी कर दूंगी, ठीक है बेबी? एकदम ठीक है, फटाफट से खत्म कर दूंगी, चलो। शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड। अब चारू शशि अपने पिता की, माता पिता की इकलौती बेटी थी। सोल क्लेमेंट ऑन देयर अफेक्शन। सोल क्लेमेंट का मतलब होता है ओनली वन टू हैव। शी वॉज द ओनली वन टू हैव देयर अफेक्शन। सिर्फ वही थी जिसे उनका अफेक्शन जो है वो मिलता था। There was no end to her willfulness and obstinacy. उसकी willfulness और obstinacy का कोई कंट्रोल नहीं था। willfulness का मतलब होता है एक तरह से lack of discipline। उसके अंदर बहुत ज्यादा वो जिद्दी थी, ठीक है? उसके अंदर क्या था? वो अपनी अपनी चलाती थी, बहुत मनमानी करती थी, उसके अंदर बहुत stubbornness थी। stubbornness यानी कि जिद्दपन, वो बहुत जिद्दी थी। She had her own opinions about food, clothes and hairstyles. उसके अपने ओपिनियन होते थे, यानी वो अपने हिसाब से जिंदगी जीती थी। उसको खाना, कपड़े, हेयर स्टाइल, मतलब उसके अपने ओपिनियंस होते थे कि नहीं वो ऐसे होना चाहिए, मुझे ऐसा खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन देम। उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी नहीं थी यानी कि ये नहीं कि जो चीज उसे आज पसंद है वो कल भी पसंद होगी। उसके जो है टेस्ट चेंज होते रहते थे। वो बहुत जिद्दी थी। जिद्दी बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं? जो अपनी अपनी मनवाते हैं, तो वो वैसी थी। Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make impossible demands over dress. जब भी उसे कभी कोई बाहर बुलाता था, जैसे कि कोई बर्थडे पर बुलाता था, कभी किसी ने किसी उसको घर पे बुला लिया, तो उसकी माँ डर जाती थी, टेरिफाइड हो जाती थी कि पता नहीं कि वो क्या इम्पॉसिबल डिमांड करेगी, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे वैसी ड्रेस चाहिए। If her hairstyle displeased her, to do and redo it made no difference. अगर उसे एक बार अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया, तो चाहे आप उसे एक बार बना दो या फिर से बना दो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर आप उसका हेयर स्टाइल चाहे कितनी बार खोलकर दोबारा बना दो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। एंड merely led to a tantrum. और बस वो एक टैंट्रम थ्रो करती थी। टैंट्रम होता है नखरा। टैंट्रम यानी कि अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। वो एकदम से गुस्सा करने लगती थी, बहुत तेज गुस्सा दिखाती थी। शी वॉज लाइक दिस विद एवरीथिंग। वो सभी के साथ ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ, सबके साथ ऐसी थी। बट इफ शी वॉज इन अ गुड मूड, शी वॉज एमिनेबल टू एवरीथिंग। लेकिन अगर वो कभी अच्छे मूड में होती थी, शी वॉज एमिनेबल। एमिनेबल यानी मैनेजेबल। अच्छे मूड में वो हमेशा अच्छी रहती थी, मैनेजेबल रहती थी, एंड वुड शो एक्सेसिव लव। और अपनी मम्मी को बहुत एक्सेसिव लव, बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, उसे हक करती थी, किस करती थी, और लाफिंग इन एन अनबैलेंस वे, और पागलों की तरह हंसती रहती थी। अनबैलेंस वे यानी बड़ी खुश हो गई तो बहुत ही खुश है, और अगर नालायक बनी हुई है तो बहुत ही नालायक बनी हुई है। तो होते हैं भाई कुछ बच्चे ऐसे। The girl was a puzzle. वो लड़की एक पजल थी। सब सोचते थे अरे ये लड़की क्या है, कब क्या करेगी, किसी को कुछ नहीं पता। But now her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards तारापद। लेकिन अब उसका volatile nature, volatile यानी कि likely to change, likely to change, जो हमेशा बदलता रहता है, वो हमेशा उसका जो नेचर था जो हमेशा बदलता रहता था, अब उसका वो बदल गया था इन फियर्स एनिमोसिटी। उसे बहुत ज्यादा फियर्स, भयंकर एनिमोसिटी यानी दुश्मन, उसका तारापोदो उसका दुश्मन बन गया था। यानी जो भी उसका नेचर था, अब वो सारा कॉन्सेंट्रेट करने लगी थी, तारापोदो की दुश्मनी उसको हो गई थी तारापोदो से। शी कॉज एक्सेप्शनल ट्रबल टू हर पेरेंट्स। अब वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी अपने माता पिता को। एट मील शी स्काउल्ड एंड पुश्ड हर प्लेट अवे। शी वुड कंप्लेन अबाउट द कुकिंग, स्लैप द मेड ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग। और वो मील्स में क्या करती थी? स्काउल्ड, स्काउल्ड यानी कि शोड मेड फेसेस, ठीक है, एनॉयड एक्सप्रेशंस। वो जो है
प्लेट को जो है धक्का मार देती थी, गंदे गंदे मुंह बनाती थी, मेड को चाटा लगा देती थी और हर चीज पर कंप्लेन करती थी। द मोर दैट तारापथ's accomplishments impressed her and others, the more angry she became. जितना तारापथ अपने टैलेंट दिखाता था वो तारापथ से चिढ़ती थी। तारापथ अगर कोई अकम्पलिशमेंट दिखाता था, कोई अच्छा काम करता था तो उससे बहुत चिढ़ती थी। अगर उसे पता लगता था कि बाकी उससे इंप्रेस हो रहे हैं तो इस बात से गुस्सा आता था। शी वुड नॉट एडमिट दैट ही हैड एनी वर्च्यूज एट ऑल। वो मानती नहीं थी कि उसके अंदर कोई वर्च्यूज है, उसके अंदर कोई क्वालिटीज है। चारों शशि उससे चिढ़ती थी, वो कहती थी कि इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ देम मेड हर इवन मोर क्रिटिकल। और अगर उसे उसका अनडिनाइबल, जिसे कि वो मना नहीं कर सकती थी, ऐसा कोई प्रूफ दिख जाए तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती थी। अनडिनाइबल यानी कि अनडिनाइबल एविडेंस, यानी कि अगर उसकी मम्मी कहती थी देखो तारापथ कितना अच्छा खाना बनाता है, वो कहती थी नहीं बनाता, और वो अगर खाना बनाकर ले आता था, टेस्टी बनाता था, तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती थी, और ज्यादा उसमें नुक्स निकालती थी। On the night that Tarapath sang about Kush and love, Annapurna thought, wild animals can be tamed by music, so perhaps my daughter will soften. अब यहां जिस दिन वो लव कुश वाली जो है वो पांचाली सुनाता है तो अन्नपूर्णा को लगता है कि वाइल्ड एनिमल्स को भी शांत किया जा सकता है, ठीक है, काम किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है म्यूजिक से। पता है आपको, अगर हाथी है बहुत गुस्सा करे या कोई वाइल्ड एनिमल है तो अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे तो म्यूजिक तो उन्हें भी शांत कर देता है। तो शायद मेरी बेटी सॉफन हो गई होगी। हाउ डिड यू लाइक इट चारू? मां पूछते चारू तुम्हें कैसा लगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। शी merely tossed her head. उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया, उसने करा, implying I didn't like it all and shall never like it. उसने कहा कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मुझे कभी पसंद आएगा भी नहीं। ठीक है, अब ये आपके हैं वर्ड मीनिंग्स। Now, realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapath in front of her. अब यहां मम्मी को समझ में आ गया, अन्नपूर्णा को समझ में आ गया कि भाई जो उसकी मम्मी है ना, यानी कि अब यहां पर मम्मी को समझ में आ गया कि मैं तारापथ को ना चारू के सामने प्यार नहीं करूंगी, नहीं तो वो बहुत चिढ़ेगी। तो उन्होंने उसको प्यार करना बंद कर दिया। After dark, when Charu had gone to bed after eating early, Annapurna would sit by the door of the cabin and Motilal Babu and Tarapath would sit outside. At Annapurna's request, Tarapath would sing. अब वो क्या करती थी, चारू के सोने के बाद जब चारू सो जाती थी, जल्दी खाना खा के सो जाती थी, तो वो दरवाजे पर बैठती थी, केबिन की डोर पर बैठती थी वो और मोतीलाल बाबू। तो अन्नपूर्णा रिक्वेस्ट करती थी तारापथ को कि प्लीज गाना सुनाओ ना। With his singing, the goddess of the sleeping darkened homes on the bank would sing into a trance. तारापथों का गाना सुन के जो नींद की देवी है, डार्कन होम्स, वाह, नींद की जो देवी है ना, वो कहते थे कि घरों में और अंधेरा हो जाता था और सब लोग ट्रांस में चले जाते थे, यानी कि किनारे पर जो घर थे ना उन घरों में लोग ट्रांस पे चले जाते। ट्रांस का मतलब होता है एक तरह से किसी और ही जगह पर पहुंच जाते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग उसका गाना सुन के। एंड अन्नपूर्णा's heart swelled with love and appreciation, और अन्नपूर्णा का जो हार्ट है वो भर जाता था प्यार से, अफेक्शन से, इतना अफेक्शन, बहुत प्यार आ जाता था उन्हें उसके तारापथों के ऊपर। बट चारू वुड गेट अप एंड शाउट टीयरफुली एंड एंग्रीली, मदर आई कांट गेट टू स्लीप विद दिस नॉइज। और वो चिल्लाकर जेलसी में बोलती थी कि मम्मी उसे चुप कराओ, इस शोर में मैं सो नहीं सकती हूं। She found it quite unbearable to be sent to bed on her own while her parents sat and listened to Tarapath singing. उसे ये बहुत अनबेरेबल, उसे जो है इस बात पे मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि मैं जो है ना, मैं सोने चली गई और मेरे माता पिता जो है वो तारापथों का गाना सुन रहे हैं, मैं अकेले क्यों सोने चली गई, मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों अटेंशन पे नहीं कर रहे। तो उससे सारी जिंदगी इतना अटेंशन मिला था कि उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पेरेंट्स किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, किसी और को पसंद कर रहे हैं। द नेचुरल फियर्सनेस ऑफ दिस फायरी ब्लैक आइड गर्ल फैसिनेटेड तारापथ। लेकिन अब तारापथ की बात करें तो तारापथ का क्या था, चारू तो नहीं प्यार करती थी उसे, लेकिन तारापथ को उसकी नेचुरल फियर्सनेस यानी वाइल्डनेस उसे बहुत अच्छी लग रही थी। ये फ्यूरी ब्लैक आइड गर्ल, यानी कि ये जो फ्यूरी जिसकी आंखों में हमेशा एक तरह से जुनून रहता है, तारापथों को लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। He would tell her stories, sing her songs, play her the flute, make great efforts to win her round, but with no success at all. अब तारापथ जो है बहुत कोशिश करता था उसके लिए, गाना गाता था, फ्लूट बजाता था, बड़ी कोशिश करता था उसे जीतने की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। Only in the afternoons when he bathed in the swollen river, sporting his fair, pure body in a swimming display worthy of a young water god, only then could she not help being attracted just a little bit. अब प्यार की बात करेंगे यहाँ पर।
लव, लव इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन। मैंने, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमने अभिसर जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी एक बड़ा प्योर लव है। यहां पर भी हम लोग देखेंगे ये भी एक तरह का लव है। ये जो चैप्टर है इसमें भी एक प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी है। तो तारापोदो को भी प्यार था उसका जंगलीपन से, उसको उसकी जंगली आंखें जिसमें बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस थी वो पसंद थी। कहते हैं कि चारू शशि भी वैसे उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन चारू शशि सिर्फ उसे तब नोटिस करती थी जब दोपहर को वो सोलन रिवर यानी कि जिसमें ऊपर तक पानी भर गया है, वहां वो स्पोर्टिंग स्फीयर जहां वो ऐसे नहाया करता था, स्विम किया करता था, और उसकी प्योर बॉडी जो है स्विम कर रही होती थी, वर्दी ऑफ अ यंग वाटर गॉड, एक वाटर गॉड की तरह जब वो उसमें नहाता था, तब वो अपने आप को उसे देखने से रोक नहीं पाती थी, वो उसे अट्रैक्ट होती थी, उसे वो बहुत सुंदर लगता था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल थी। She would watch him then, तब वो उसे देखती थी, but she didn't reveal her interest to anyone, लेकिन वो कभी भी किसी को शो नहीं करती थी कि मुझे तारापद में कोई इंटरेस्ट है। वो उसे अपना इंटरेस्ट कभी नहीं शो करती थी, किसी को नहीं शो करती थी कि मैं उसे देख रही हूं। बॉर्न एक्ट्रेस दैट शी वाज, क्योंकि वो बॉर्न एक्ट्रेस थी, नाटक करना उसे बहुत अच्छे से आता था। कैरिड ऑन निटिंग अ वूलन स्कार्फ विद एन अपरेंट इंडिफरेंस टू तारापद्स वाटर स्पोर्ट्स, और वो अपना स्वेटर बुनती रहती थी, वो जो स्कार्फ, वूलन स्कार्फ वो बुन रही होती थी, वो बुनती रहती थी विद अपरेंट यानी कि सीमिंगली, और वो सबको यही दिखाती थी कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि चारू शशि को थोड़ा थोड़ा तो पसंद था तारापदों को वो थोड़ा थोड़ा तो देखती थी। ठीक है, तो चलिए यहां हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। फिनिश क्या होता है, मतलब थर्ड पार्ट इसका फिनिश हो गया। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग रीड कर सकते हो। आप क्वेश्चन करोगे कि नहीं, जा रहे हो घर चले जाओगे? बस हो गया। ओम चौरसिया, भाई तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, अभी भी 12th क्लास में होके भी बस करते रहते हो। बस नहीं, कार किया करो और खत्म होने दिया करो यार। कभी कभी तो होता है, मैं तो जितनी जल्दी छुट्टी कर देती हूँ तुम लोगों की। हाँ, पोल करते हैं। What does Tarapad singing of the Kush and Love Panchali reveal? He is formally trained in music. His talent moves everyone emotionally and captivates even people on the river banks. He is showing off to impress the family. His voice is unpleasant and disturbs people. E.G. PG lemon squeegee. एरोप्लेन किया करो। घर पे ही हो ना, यही तो सुनना चाहती थी मैं तुम लोगों से कि घर पे ही हो फिर भी रोए जा रहे हो। यहाँ तो मैंने तुम्हें कहीं तूफान में पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं घर नहीं जाने दूंगी, पढ़कर जाओ। घर में बैठे हैं मजे से, बेड पे कोई बैठा है, कोई सोफे पे, कोई स्टडी टेबल पे आराम से ठंडा पानी का ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए क्लास ले रहे हो। मेरी तरह खड़े थोड़े ना फेरे भी रोए जा रहे हो। गंदी बात, गलत बात है। नींद आ रही तो सो जाना। ओम, कोई नहीं रोकेगा तुझे, क्लास लेने के बाद तू सो जा। Nobody will stop you. His talent moves everyone emotionally and captivates even people on the river banks. B is the correct answer. So here 90% have given the correct answer. Ronit, Jules, Sarthak, Yogita, Harshi, Vedant, Divyansh, Mohammed, Numan Khan, Ritvik and Utkarsh. Next question is, what is Tarapad's family's background as revealed in the story? अच्छा, ये तो हमने background, अच्छा हाँ, background पढ़ा तो है। चलो, मैंने अभी फटाफट से आंसर दो। Okay, the correct answer is he comes from a large, poor but high caste family of 5 sons and 3 daughters. B is the correct answer. 92% बच्चों ने करेक्ट आंसर 93 हो गया। सार्थक, जूल, ऋत्विक, आयुषी, हर्षी, मोहम्मद नुमान खान, दिव्यांश, योगेश, जयश्री एंड श्रेष्ठा। ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो लग रहा था
कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो गए थे। फटाफट से डाउट्स देख लेते हो तुम लोगों के फर्स्ट फ्यू डाउट्स। मैम, as we know कि तारापट doesn't accept the ties of love but he loves the angerness of चारू शशि। Yes, he loves the anger, he loves the fierceness, क्योंकि वो भी जिद्दी था एक तरह से। मैं ये आपको बताऊंगी why did he love चारू शशि। ठीक है मैम, taciturn means that introvert। हाँ, you can say that taciturn means जो थोड़ा कम बात करता है, जो थोड़ा रिजर्व्ड होता है, थोड़ा अनकम्युनिकेटिव होता है। मैम, उसे कैसे साउंड सुनाई दे रहे थे? कौन से साउंड्स बेटा? मैम, मोतीलाल के घर की नहीं, घर बोट में नहीं था, वो घर जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो काफी अमीर थे तो उनकी बोट ही घर जैसी थी, पर वो बोट ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। अभी वो घर भी जाएंगे, घर वाली कहानी में पढ़ेंगे, अभी वो कथालिया भी पहुंचेंगे। मैम प्लीज कैन यू टेल अस राइट टू राइट 10 मार्क्स क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। सेलिंग मतलब कि बेटा चलाना, अबैंडनमेंट यानी कि छोड़ना। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वर्ड मीनिंग्स के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लीडर बोर्ड देख ले मेरा बच्चा। तो सबसे पहले है सार्थक प्रताप, देन वी हैव हर्षी सक्सेना, ऋत्विक, मोहम्मद नुमान खान, वेरी गुड बेटा, रौनित, अदिति, दिव्यांश, आविशी, जयश्री, अनिशिका, गुड